एवरीवन, हम कर रहे थे क्लास 9 की इंग्लिश की जो न्यू बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 2 द पोट मेकर। इससे पहले हमने इस चैप्टर को पढ़ लिया है, समझ लिया है। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले है चेक योर अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डू यू थिंक एनोला सपोर्ट हेल्प सेंटिलास? तो आप क्या सोचते हैं कि एनोला के जो सपोर्ट ने सेंटिला की हेल्प की? जैसे एनोला ने उसे सपोर्ट किया था ना कि मैं तुम्हें पोट मेकिंग सिखाऊंगी, तो क्या इससे सेंटिला की हेल्प हुई है? इफ़ यस, अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है, आपको ये बताना है। तो आंसर लिखेंगे, यस एनोला सपोर्ट हेल्प सेंटिला अ लॉट। तो एनोला के सपोर्ट ने सेंटिला की बहुत हेल्प की है। कि आपने देखा ना, 1 साल तक तो उसने अपनी मदर के साथ सीखा लेकिन उसे कुछ नहीं आया, लेकिन एनोला ने उसे जो बात की इससे एकदम से उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया और वो पोट मेकिंग करना सीख गई, है ना। एनोला अंडरस्टूड द सेंटिलास वॉज नर्वस एंड गाइडेड हर पेशेंसली। एनोला समझ गई थी कि सेंटिला नर्वस है और उससे बहुत पेशेंसली गाइडेंस की ज़रूरत है। शी टॉट हर द करेक्ट टेक्निक। एनोला ने उसे करेक्ट टेक्निक सिखाई एंड बूस्टेड हर कॉन्फिडेंस, और उसके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट किया, उसका आत्मविश्वास बढ़ाया। बिकॉज क्योंकि ऑफ एनोलाज एनकरेजमेंट एंड गाइडेंस सेंटिला वॉज एबल टू इम्प्रूव हर स्किल एंड फाइनली मेक अ परफेक्ट पोट। तो जो एनोला ने उसे एनकरेज किया, उसने गाइडेंस दी एनोला ने, तभी जो सेंटिला है वो इम्प्रूव कर पाई अपनी स्किल, पोट्री की स्किल, पोट बनाने की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेंटिला ऑब्जर्व हर मदर मेकिंग पोट्स। सेंटिला देखती है, ऑब्जर्व करती है अपनी मम्मी को पोट बनाते हुए। व्हाट डज शी टेल्स अस अबाउट हर? तो इससे सेंटिला के बारे में क्या पता चलता है? तो सेकंड का आंसर देखो, दिस टेल अस दैट सेंटिला वॉज ए स्मार्ट। तो इस बात से पता लगता है कि सेंटिला एक स्मार्ट है, क्यूरियस है, क्यूरियस यानी कि जानने की इच्छा रखती है, एंड डिटरमाइंडेड लर्नर है, और एक दृढ़ निश्चय लर्नर है। ठीक है, वो सीखना चाहती है। इवन वेन शी कुड नॉट लर्न डायरेक्टली फ्रॉम हर मदर, लेकिन उसने जब तक अपनी मम्मी से डायरेक्टली कुछ नहीं सीखा था, शी डिड नॉट गिव अप, लेकिन फिर भी उसने गिव अप नहीं किया, छोड़ी नहीं सीखनी। शी केयरफुली वॉच्ड हर मदर, वो बहुत ध्यान से अपनी मम्मी को देखती थी, मेकिंग पोट्स एंड लर्न स्टेप बाय स्टेप, कि कैसे उसकी मम्मी है जो पोट्स बना रही है, वो एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करके सीख रही थी। शी स्लो हर स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन पोइट्री, उसका पोट्री में एक स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट था, वो जो है कुम्हार बनना चाहती थी। एंड हर विलिंगनेस टू, और उसकी जो इस इच्छा ने, टू लर्न बाय ऑब्जर्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस पेशेंसली, उसकी यही पोट्री की जो इच्छा थी, पोट बनाने की, सीखने की जो इच्छा थी, यही उसने वो ऑब्जर्व करती थी अपनी मम्मी को, जिससे उसने ऑब्जर्व किया, अंडरस्टैंडिंग करा कि किस तरीके से पूरा प्रोसेस जो है होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ द स्टोरी इन द करेक्ट सीक्वेंस। नीचे आपको कुछ इवेंट्स दिए हुए स्टोरी के, उसको आपको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर, फिर अपने आंसर को आपको क्लास में और टीचर से शेयर भी करना है। फर्स्ट इज द विलेज काउंसिल कॉल्ड मसोबा टू नो अबाउट अर्नेलाज अनविलिंगनेस टू टीच पोट्री टू सेंटिला। तो जो विलेज काउंसिल थी, वहाँ की जो पंचायत थी, उसने मसूबा को बुलाया था। मसूबा कौन थे? सेंटिला के फादर थे। उनको बुलाया था और उनसे जानने की कोशिश की थी क्यों जो अर्नेला है, अर्नेला अनविलिंगनेस है, इच्छा है उसके अंदर, वो क्यों नहीं सिखाना चाहती सेंटिला को पोट्री। तो वो उससे पूछने के लिए उन्होंने बुलाया था। सेकेंड है, अर्नेला मेड अ न्यू बैच ऑफ पोट्स एंड आस्क्ड सेंटिला टू कंटिन्यू द वर्क एज शी वॉज अनवेल। तो देखते ही अर्नेला ने एक पूरा बैच बना दिया पोट्स का, और उसने सेंटिला से कहा अब तुम आगे वर्क को कंटिन्यू करो, आगे तुम करो, क्योंकि मैं अनवेल हूँ, मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा इवेंट पहले हुआ था, कौन सा बाद में। ठीक है। थर्ड है, सेंटिला ऑब्जर्व हाउ अदर एक्सपर्ट्स पोटर्स क्राफ्टेड ब्यूटीफुली पोट्स। तो सेंटिला है जो अदर एक्सपर्ट थे पोट बनाने में, उनको वो ऑब्जर्व करती थी, उनसे देखती थी कि किस तरीके से वो ब्यूटीफुल पोट्स बना रहे हैं। फोर्थ है, सेंटिला वॉज पैशनेट अबाउट पोट्री बट डिड नॉट शेयर इट विद हर मदर। तो जो सेंटिला थी वो पैशनेट थी, मतलब वो पोट्री सीखना चाहती थी, लेकिन उसने कभी भी ये बात अपनी मदर से शेयर नहीं की थी। फिफ्थ है, ओनोला गाइडेड सेंटिला इन द आर्ट
ऑफ पोट मेकिंग, एनोला ने सेंटिला को गाइड किया था किस तरीके से पोट बनेगा। 6 है सेंटिला ओवरहर्ड हर मदर सेइंग दैट पोट मेकिंग वॉज ए टायरिंग जॉब। तो एक दिन सेंटिला ने सुन लिया था कि कैसे उसकी मदर कह रही कि पोट बनाना एक टायरिंग जॉब है, थकाने वाला जॉब है, एंड दैट शी अर्न वेरी लिटिल फ्रॉम इट, और इससे कमाई भी बहुत कम होती है। 7 है ओनोला ऑब्जर्व 2 rows, ओनोला ने 2 rows देखी ऑफ पोट्स इनसाइड द वर्क शेड विच शी फेल्ट वॉज द वर्क ऑफ 2 people। तो जब उसने वर्क शेड में जाके 2 रो देखी पोट की कि लाइन बाइज लाइन 2 रो रखी हुई हैं जिसमें बहुत सुंदर पोट्स बने हुए हैं, तो वो समझ गई थी, उसे फील हुआ ये काम किसी एक का नहीं है, यहाँ पे जरूर किसी 2 लोगों ने यहाँ पे काम किया है। 8 है सेंटिला लर्न द आर्ट ऑफ पोट मेकिंग फॉर ए ईयर फ्रॉम हर मदर बट वॉज अनसक्सेसफुल। तो सेंटिला ने लगभग 1 साल अपनी मदर से पोट मेकिंग सीखी, लेकिन वो कुछ भी नहीं सीख पाई, अनसक्सेसफुल ही रही। 9 है सेंटिला वॉज एबल टू मेक पोट्स क्विकली एंड स्किलफुली, जस्ट 1 लेस देन हर मदर। सेंटिला ने देखते ही देखते सेंटिला ने एक पूरी रो बना दी पोट्स की, बहुत जल्दी, बिल्कुल स्किलफुल तरीके से, बहुत कुशलता से उसने बनाए, और वो जो उसके पोट्स की जो लाइन थी अपनी मम्मी से सिर्फ 1 ही कम रह गया था उसका पोट्स, उसने लगभग उतने ही पोट्स बना दिए थे। तो सबसे पहले एक्टिविटी हुई थी ये, सेंटिला वॉज पैशनेट अबाउट पोइट्री, कि वो जो पोट्री है वो सीखना चाहती थी। सेकंड पे आएगा सेंटिला ओवरहर्ड हर मदर सेइंग दैट तो उसने बातें सुन ली थी अपनी मम्मी की कि पोट मेकिंग बहुत टायरिंग जॉब है। थर्ड पे आएगा सेंटिला जो ऑब्जर्व करती थी किस तरीके से एक्सपर्ट जो पोटर्स है किस तरीके से पोट मेकिंग करते हैं, ठीक है। फोर्थ पे आएगा आपका जो विलेज काउंसिल हैं उन्होंने मसूबा को बुलाया था कि क्यों जो है अर्नेला सेंटिला को पोट मेकिंग नहीं सिखा रही है। फिफ्थ पे आ जाएगा सेंटिला लर्न आर्ट ऑफ द पोट मेकिंग। सेंटिला ने 1 साल तक अपनी मम्मी के साथ पोट मेकिंग सीखी लेकिन वो अनसक्सेसफुल ही रही। 6 पे आएगा ओनोला ने उसे गाइड किया था सेंटिला को, जिस तरीके से उसके अंदर कॉन्फिडेंस आया था और वो पोट मेकिंग सीख पाई। और फिर आएगा सेंटिला वॉज एबल टू मेक अ पोट्स क्विकली। सेंटिला ने बहुत जल्दी क्विकली पोट्स बनाए, बिल्कुल स्किलफुल तरीके से, बस अपनी मम्मी की रो से 1 ही कम था उसके पास। 8 पे होगा अर्नेला मेड अ न्यू बैच ऑफ पोट्स। अर्नेला ने पूरा एक पोट्स का बैच बना दिया और उसने सेंटिला से कहा कि वर्क को कंटिन्यू रखो। उसके बाद आएगा 9th पे ओनोला ऑब्जर्व 2 rows ऑफ पोट्स इनसाइड द वर्क शेड। और जब ओनोला आई थी उसने देखा कि वर्क शेड के अंदर 2 रो रखी हुई है पोट्स की, यहाँ पे जरूर 2 लोगों ने काम किया है। तो इस तरीके से आप इसे नंबरिंग देंगे कि कौन सा इवेंट सबसे पहले हुआ था कौन सा सबसे बाद में, यहाँ ठीक है। नेक्स्ट है क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है जिसको आपको पढ़ना है और कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना है। चलिए एक्सट्रैक्ट पढ़ते हैं। पाउंडिंग द स्टबर्न क्ले इनसाइड बैम्बो सिलेंडर्स टू सॉफ्टन इट। पाउंडिंग होता है कूटना, स्टबर्न यानी कि जिद्दी। तो बैम्बो सिलेंडर में जो जिद्दी मिट्टी होती थी, सख्त मिट्टी होती थी, उसे सॉफ्ट बनाने के लिए बैम्बो सिलेंडर में उन्हें डाला जाता था, उन्हें कूटा जाता था। इट ऑल्सो टीडियस, ये एक थकाने वाला काम था। सो मैनी टाइम्स आई हैव ड्रॉप्ड द मोल्ड आउट ऑफ शीर एग्जॉशन। तो कई बार तो मेरे हाथ से जो मोल्ड होता था, जो साँचा होता था पोट बनाने का, शीर ऑब्जेक्शन यानी कि थकने की वजह से मेरे हाथ से वो छूट जाता था। एंड हैव हैड टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, और मुझे वो फिर से बनाना शुरू करना पड़ता था। इट टेक्स मंथ ऑफ ब्रिंग आउट ए बैच ऑफ पोट्स आफ्टर सो मच लेबर। पूरा महीना लग जाता था पोट्स का एक बैच बनाने में, और उसमें बहुत मेहनत भी लगती थी, बहुत लेबर भी लगता था। एंड द रिवार्ड, और रिवार्ड क्या मिलता था, मतलब उसके बदले में क्या मिलता था, अ फ्यू रुपीज़, कुछ ही पैसे। बट इफ सेंटिला लर्न्स वीविंग, लेकिन अगर सेंटिला वीविंग यानी बुनाई सीख जाती है, शी कैन मेक मच मोर मनी, वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाएगी। बिसाइड्स, और साथ ही साथ प्रोवाइडिंग एनफ क्लोथ फॉर द फैमिली, और फैमिली के लिए भी एनफ क्लोथ्स भी हो जाएंगे। वीविंग इज़ नॉट मेसी लाइक पोट मेकिंग। वीविंग जो है एक मैसी काम नहीं है, उसमें मतलब कुछ गंदा नहीं होता जैसे कि पोट मेकिंग में होता है।
एंड कैन बी डन इंडोर्स इन ऑल सीजन्स, और इसे किसी भी सीजन में, सारे सीजन्स में घर के अंदर कर सकते हैं। लेकिन पोट मेकिंग में ऐसा नहीं होता था, आपको बाहर निकलना ही पड़ता था मिट्टी लेने के लिए और पोट्स को सुखाने के लिए, ठीक है। ऑल्सो द टाइम स्पेंट ऑन वीविंग वन शॉल इज मच लेस एंड द रिटर्न इज हैंडसम, और जो है एक शॉल बनाने में टाइम भी कम लगता था और रिटर्न्स भी क्या मिलता था, हैंडसम, यानी कि गुड मनी, बहुत अच्छे पैसे मिलते थे। चलिए अब इसको क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट है चूज द करेक्ट रीजन फॉर द गिवन असर्शन, ठीक है। नीचे आपको कुछ रीजंस दिए हुए हैं, उनका आपको कारण बताना है। फर्स्ट है द इफेक्ट इज इन मेकिंग पोट्स इज फार ग्रेटर देन द रिटर्न्स, तो जो एफर्ट्स होते थे पोट मेकिंग करने के वो ज़्यादा होते थे, लेकिन जो रिटर्न्स होता था वो कम होता था, ठीक है। सेकेंड है द प्रोसेस ऑफ पोट मेकिंग इज क्वाइट टायरसम एंड लॉन्ग एंड वन हार्डली अर्न्स मच, तो जो प्रोसेस है पोट मेकिंग का वो बहुत टायरनेस है, मतलब बहुत थकाने वाला है और लंबा प्रोसेस है, और वन हार्डली अर्न्स मच, और उसमें पैसे भी कम मिलते हैं, ठीक है, बिल्कुल। फिफ्थ बी है द प्रोसेस ऑफ पोट मेकिंग इज एग्जॉस्टिंग, एक थकाने वाला काम है। टेक्स अ लॉन्ग टाइम, बिल्कुल ये बात भी ठीक है, ज़्यादा समय लगता है इसे बनाने में। इट गिव्स अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, बिल्कुल नहीं, जो एर्नेला थी उसे अपने काम से कोई सेटिस्फेक्शन नहीं था, क्योंकि अगर जिस काम में आपकी मेहनत ज़्यादा लग रही है, आप ज़्यादा थक रहे हैं लेकिन पैसे कम मिल रहे हैं, तो वहाँ पे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। तो बी वाला आंसर नहीं होगा, आंसर आपका ए हो जाएगा, ये इस रीज़न का कारण हो जाएगा, ठीक है। इसलिए वो जो है जो पोट मेकिंग है उसमें लेबर ज़्यादा लगती है लेकिन पैसे रिटर्न्स कम है। ओके, चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। वाई डज अर्नेला वॉन्ट सेंटिला टू लर्न वीविंग, क्यों जो अर्नेला थी सेंटिला को वीविंग यानी बुनाई सिखाना चाहती थी, क्या रीज़न था। सेकेंड का आंसर देखो यहाँ पर है, अर्नेला वॉन्ट्स सेंटिला टू लर्न वीविंग, अर्नेला जो है सेंटिला को वीविंग सिखाना चाहती थी बिकॉज, क्योंकि इट इज़ ईजियर एंड लेस मैसी, क्योंकि ये काम आसान था और कम मैसी का था। देन मेकिंग पोट्स, पोट्स बनाने से कम मैसी था। इट कैन बी डन इन साइड द हाउस इन एनी सीजन, और इसे किसी भी सीजन में किसी भी मौसम में घर के अंदर बैठ के किया जा सकता था। एंड टेक्स लेस टाइम टू फिनिश वन शॉल, और एक शॉल बनाने में टाइम भी बहुत कम लगता था। इट ऑल्सो अर्न्स मोर मनी, और इसमें पैसे भी ज़्यादा मिलते थे। शी फील्स वीविंग विल गिव सेंटिला अ मोर कंफर्टेबल एंड सिक्योर लाइफ, वो समझती थी, वो सोचती थी कि अगर सेंटिला वीविंग सीख लेगी तो इससे ये उसकी जो लाइफ है वो कंफर्टेबल हो जाएगी और सिक्योर लाइफ हो जाएगी, वो अच्छा अर्न भी करेगी। तो ठीक है, वो सही सोचती थी एक तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 3 है स्टेट वन एडवांटेज दैट वीविंग हैज़ ओवर पोट मेकिंग एज पर द एक्सट्रैक्ट, ठीक है। अभी जो आपने ऊपर एक्सट्रैक्ट पढ़ा उसमें से आपको एक एडवांटेज बतानी है वीविंग को लेके, क्यों वीविंग जो है पोट मेकिंग से अच्छा है। एक ही एडवांटेज बहुत सारी हो सकती हैं, एक बता देते हैं हम। तो थर्ड का आंसर आप लिख लेंगे, वन एडवांटेज ऑफ वीविंग ओवर पोट मेकिंग, वीविंग कैन बी डन इंडोर्स इन एनी सीजन, जो वीविंग है, बुनाई है, वो किसी भी सीजन में घर के अंदर बैठ के आराम से की जा सकती है। वेयर एज पोट मेकिंग रिक्वायर्स गोइंग आउटडोर्स टू कलेक्ट क्ले, लेकिन पोट मेकिंग में हमें क्ले लेने की, मिट्टी लेने के लिए घर से बाहर जाना ही पड़ेगा। एंड ड्राई पोट्स इन द सन, और हमें जो हम पोट्स बनाते हैं उसे सूरज की रोशनी में, धूप में सुखाना पड़ेगा। द टाइम स्पेंड ऑन मेकिंग वन शॉल इज मच लेस देन ए बैच ऑफ पोट्स, और एक शॉल बनाने में बहुत कम समय लगता है लेकिन एक बैच ऑफ पोट्स के मुकाबले, मतलब पोट्स का एक पूरा बैच बनाने में बहुत टाइम लगता है लेकिन एक शॉल को बनाने में बहुत कम मिलता है, बहुत कम टाइम लगता है और रिटर्न्स भी बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है चूज द सेंटेंस दैट यूज द वर्ड हैंडसम इन द सेम वे एज इन द एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट में हैंडसम वर्ड का यूज़ किया गया है। हैंडसम का वैसे मीनिंग होता है गुड लुकिंग, जो देखने में अच्छा होता है। बेसिकली बॉयज़ या मेल के लिए हैंडसम यूज़ किया जाता है और गर्ल्स के लिए ब्यूटीफुल यूज़ किया जाता है। तो हैंडसम का मीनिंग होता है कि गुड लुकिंग, जो देखने में अच्छा लगा हो। लेकिन यहाँ पे जो हैंडसम का यूज़ किया गया वो क्यों किया गया है, तो आंसर देखते हैं। फर्स्ट है माई फादर इज़ ए हैंडसम मैन, मेरे जो फादर हैं वो गुड लुकिंग हैं। बी है दे विल मेक अ हैंडसम प्रॉफिट सेलिंग दिस प्रॉपर्टी, अगर आप इस प्रॉपर्टी को सेलिंग करते हैं तो आपको हैंडसम प्रॉफिट मिलेगा। हैंडसम यानी कि
मच प्रॉफिट, बहुत अच्छा प्रॉफिट, गुड प्रॉफिट यानी कि अच्छी मनी मिलेगी। ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा कि यहाँ पे हैंडसम का मतलब है प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 5 है एंड द रिवार्ड, व्हाट इज द ऑथर्स पर्पज ऑफ यूजिंग अ क्वेश्चन मार्क हेयर। तो यहाँ पे आपसे एक लाइन बोली गई थी एग्जैक्ट में, एंड द रिवार्ड की क्या मिलता है, रिटर्न्स में क्या मिलता है, रिवार्ड के रूप में क्या मिलता है। तो यहाँ पे आपसे सिर्फ क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, आपको ये बताया गया था कि क्या मिलता है, इसमें ऑथर की क्या फीलिंग दिख रही है कि मिलता क्या है, सिर्फ कुछ पैसे। तो इसमें ऑथर क्या दिखाना चाहता है, उसका क्या पर्पस है क्वेश्चन मार्क यहाँ लगाने का। तो आंसर देखो यहाँ पे, द ऑथर यूजेज अ क्वेश्चन मार्क टू क्रिएट एन आयरॉनिक इफेक्ट। तो जो ऑथर है जिसने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया है वो यहाँ पे एक आयरॉनिक इफेक्ट दिखाना चाहता है। अर्नेला आस्क द क्वेश्चन, अर्नेला जो है क्वेश्चन करती है एंड देन आंसर इट हर सेल्फ विद अ फ्यू रुपीज़। वो क्वेश्चन भी खुद से करती है कि इतना सारा काम करने के बाद, इतना थकाने वाला काम करने के बाद क्या मिलता है रिवार्ड के रूप में, सिर्फ कुछ रुपए। वो क्वेश्चन भी खुद से ही करती है और आंसर भी खुद से ही देती है। दिस शोज दैट द रिवार्ड इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू द हार्ड वर्क एंड शी डज। तो वही दिखाती है ना कि रिवार्ड कितना कम मिलता है उसके मुकाबले जितना उसे लेबर करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। इट हेल्प्स द रीडर अंडरस्टैंड हर फ्रस्ट्रेशन। ये हेल्प करता है रीडर्स की जो इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं ये समझने में कि कितना फ्रस्ट्रेशन होता है एंड द अनफेयरनेस ऑफ हर सिचुएशन, कि उसके साथ कि उसको कितना फ्रस्ट्रेट फील हो रहा है और एक अनफेयरनेस सिचुएशन है उसके साथ, क्योंकि उसे मेहनत बहुत करनी पड़ती है लेकिन रिटर्न्स बहुत कम है। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं। यहाँ पे आपको फिर से एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है जिसे आपको रीड करना है और ठीक है नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ओके, पर चले रीड करते हैं इसे। सेकंड है, ओनोला सो हर टेकिंग आउट सम क्ले एंड द इम्प्लीमेंट्स फ्रॉम हर बास्केट क्वाइटली। तो ओनोला देखती है कि सेंटिला ने अपने बैग से, अपनी बास्केट में से कुछ क्ले निकालती है, कुछ इम्प्लीमेंट्स यानी कि कुछ टूल्स निकालती है पॉट मेकिंग करने वाले, चुपचाप, क्वाइटली। शी वॉज्ड सेंटिलास क्लमसी एफर्ट्स टू मेक अ पॉट। क्लमसी एफर्ट्स होते हैं मतलब ठीक से एफर्ट्स ना होना, बचकाने से एफर्ट्स, मतलब ठीक से कोई काम नहीं कर पाना। तो ओनोला देखती है कि सेंटिला कितने बचकाने तरीके से, बचकाने एफर्ट्स लगा रही है पोट को बनाने में। एंड नोटिस दैट सेंटिला वॉज टू टेंस, और वो नोटिस करती है जो सेंटिला है वो बहुत टेंस भी है, बहुत घबराई हुई भी है। एज अ रिजल्ट, और रिजल्ट ये हुआ, द क्ले सीम्ड अनेबल और अनविलिंग टू यील्ड द राइट शेप। और उसका रिजल्ट ये हो, जो क्ले है वो सही रूप लेने में राइट शेप नहीं ले पा रही थी क्ले, या वो दे ही नहीं पा रही थी सेंटिला। व्हेन सेंटिला वियरली लेट द मिस शेपन लम्प फॉल फ्लैट ऑन द ग्राउंड। वियरली होता है टाइटली, मतलब थकाने की तरीके से। अब वो बार बार उसको प्रैक्टिस कर रही थी। जब सेंटिला ने बिल्कुल थके हुए तरीके से देखा उस लंप को, मिट्टी के उस ढेर को जो कि मिस शेपन था, जिसकी कोई शेप नहीं थी, और उसने वो जो लंप था वो ग्राउंड पे गिरा दिया। ओनोला वेंट टू हर एंड सेड, ओनोला उसके पास जाती है और कहती है, डोंट वरी लिटिल वन, चिंता मत करो छोटी बच्ची, आई शैल टीच यू हाउ टू मेक अ परफेक्ट पॉट, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि एक परफेक्ट पॉट कैसे बनता है। सेंटिला वॉज इन अमेजमेंट, सेंटिला उसे बहुत हैरानी से देखती है। एज ओनोलास फैशन्ड, फैशन्ड होता है यहाँ पे बनाना, मेकिंग करना। अ ब्यूटीफुल पॉट, कि अनुला ने कितना सुंदर पॉट बनाया। एंड आस्क्ड हर टू ट्राई अगेन, और सेंटिला से कहा कि अब तुम इसे ट्राई करो। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट रीजन। नीचे आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसका रीजन आपको करके लिखना है। तो एनोला फील्स सेंटिलास एफर्ट्स एट मेकिंग अ पॉट इज क्लमसी बिकॉज, एनिला फील करती है कि सेंटिला के जो एफर्ट्स हैं पोट बनाने की वो बहुत क्लमसी हैं, क्योंकि बिकॉज आगे का आंसर लिखना है आपको, आगे का आंसर यहाँ लिखेंगे। सेंटिला वॉज टू टेंस, क्योंकि जो सेंटिला थी वो बहुत टेंस थी, घबराई हुई थी, बहुत चिंता में थी। एंड नर्वस भी थी वाइल ट्राइंग टू शेप द क्ले, जब वो क्ले को शेप दे रही थी। विच कोज्ड, उसका कारण ये हुआ, द क्ले इज रेजिस्ट एंड रिमेन मिस शेपन, तो जो क्ले थी वो वैसी की वैसी रही और उसकी कोई शेप भी नहीं रही। इंस्टेड ऑफ यील्डिंग टू द राइट फॉर्म,
मतलब जो क्ले थी वो सही शेप में आ ही नहीं पा रही थी, क्योंकि जो सेंटिला थी काम को बहुत टायर्डनेस तरीके से, नर्वस होके कर रही थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। डोंट वरी लिटिल वन, चिंता मत करो, आई शैल टीच यू हाउ टू मेक अ परफेक्ट पोट। मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि किस तरीके से एक परफेक्ट पोट बनता है। दिस शोज दैट अनुला वॉज, तो ये लाइन क्या दिखा रही है कि अनुला कैसी थी? तो सिंसियर एंड जेनरस थी। सिंसियर यानी कि अच्छी, मतलब किसी की सबकी बात मानने वाली। जेनरस काइंड, दयालु, उदार, उदार जिसके दयालु होती है, काइंड होती है, वो थी। फॉर गिविंग एंड थॉटफुल थी, थॉटफुल एंड जेनरस थी। फॉर गिविंग एंड सिंसियर थी। तो जो ओनोला थी वो सिंसियर थी और जेनरस थी, मतलब उसकी सबकी बात मानने वाली थी। उसने भी सेंटिला को ये नहीं कहा कि तुम कुछ और सीख लो, या मैंने तुम्हारी मम्मी की बात सुनी थी, वो तुम्हें वीविंग सिखाना चाहती है तो तुम वीविंग सीखो। उसने कोई ज़बरदस्ती नहीं करी। उसने देखा कि सेंटिला जो सीखना चाहती है, उसने उसी की में हेल्प करी। ठीक है। दूसरा, वो जेनरस थी, काइंड थी, उदार थी, दयालु थी, क्योंकि उसने सेंटिला को डांटा नहीं बल्कि उसकी हेल्प करी पोर्ट मेकिंग सिखाने में। ठीक है, तो वो सिंसियर और जेनरस थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ कॉज। नीचे आपको कुछ इफेक्ट दिए हुए हैं, उसका आपको कारण बताना है, कौन सा इफेक्ट का कारण होगा। तो एज ए रिजल्ट द क्ले सीम्ड अनेबल और अनविलिंग टू यील्ड द राइट शेप। तो उसका रिजल्ट ये हुआ, जो मिट्टी थी वो सही रूप नहीं ले पा रही थी। बी है, ओनोला सो हर टेकिंग आउट सम क्ले एंड द इम्प्लीमेंट्स फ्रॉम हर बास्केट क्वाइटली। ओनोला देखती है कि किस तरीके से सेंटिला ने अपने बैग में से, बास्केट में से चुपचाप क्ले निकाली, मिट्टी निकाली, कुछ टूल्स निकाले और जो है प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, कि रिजल्ट ये हुआ, जो क्ले है वो सही से रूप नहीं ले पा रही थी, मतलब एक राइट शेप लेने की वो इच्छा ही नहीं लग रही थी उस क्ले में। क्वेश्चन नंबर 4 है, अनुलास फैशनेट अ ब्यूटीफुल पॉट। फैशनेट यानी कि मेकिंग, बनाना। तो अनुला ने एक बहुत अच्छा पॉट बनाया, बहुत सुंदर। हेयर द वर्ड इज फैशनेट मीन्स, यहाँ पे जो फैशनेट का मीनिंग है वो क्या है? तो फैशनेट होना यहाँ पे है क्रिएटेड, यानी कि बनाना, मेकिंग, मेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ माइट सेंटिला हैव फेल्ट व्हेन शी शो द मिसशेपन लम्प फॉल फ्लैट ऑन द ग्राउंड। तो सेंटिला थक कर, मतलब उससे जो शेप नहीं बन पा रही थी पोर्ट की, उसने क्या करा, जो मिसशेपन लम्प था मिट्टी का, जो बिना शेप वाला लम्प था, उसने वो ग्राउंड पे गिर जाता है और वो शेप को देख रही होती है। जो मिट्टी का जो लम्प था वो नीचे गिर जाते हैं ना ग्राउंड पे, तो वो उसको देख रही होती है। तो वो क्या सोच रही होती है उसको देख के? तो आंसर लिखेंगे हम इसका, सेंटिला मस्ट हैव फेल्ट डीपली फ्रस्ट्रेटेड। तो जब वो उसको गिरे हुई मिट्टी के ढेर को देखती है तो वो एक बहुत ज़्यादा डीपली फ्रस्ट्रेटेड होती है, एम्बेरेस्ड होती है एंड डिसहर्टेंड होती है, दुखी होती है। द टेक्स्ट कन्फर्म्स दिस, सेंटिला हैंग हर हेड इन शेम एंड फ्रस्ट्रेशन। तो ये जो टेक्स्ट है जो हमने स्टोरी में पढ़ा, ये कंफर्म करता है कि सेंटिला जो है अपना सर झुका लेती है शेम में, शर्म में और फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि वो सही से पोर्ट मेकिंग नहीं कर पा रही थी। आफ्टर मंथ्स ऑफ ट्राइंग, बहुत महीनों को सीखने के बाद, वॉचिंग हर आउन क्रिएशन कोलैप्स वुड हैव मेड हर फील इनकम्पिटेंट एंड होपलेस अबाउट हर अचीविंग हर ड्रीम। तो बहुत महीनों सीखने के बाद भी जो उसका ड्रीम है पोर्ट मेकिंग करने का, वो होपलेस सा दिख रहा था और अंडर अचीविंग दिख रहा था, वो नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी, इसलिए वो उस गिरे हुए पोर्ट को देख के सोच रही थी। ठीक है, नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए, उनके आपको आंसर करने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ पोर्ट मेकिंग। आपको पूरा प्रोसेस डिस्क्राइब करना है पोर्ट मेकिंग का, पोर्ट बनाने का। फॉलोड बाय एक्सपर्ट पोर्ट मेकर्स, जो फॉलो करते हैं एक्सपर्ट पोर्ट मेकर्स, जिन्हें बहुत अच्छा पोर्ट बनाना आता है, वो जो प्रोसेस फॉलो करते हैं आपको वो बताना है। एज ऑब्जर्व बाय सेंटिला, जो सेंटिला ने ऑब्जर्व किया। तो चलिए आंसर देखते हैं। एज ऑब्जर्व बाय सेंटिला, सेंटिला ने जो ऑब्जर्व किया, द पोर्ट मेकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व सेवरल स्टेजेस। जो पोर्ट मेकिंग प्रोसेस है उसमें बहुत सारे स्टेजेस है, यानी कि चरण है।
फर्स्ट है ग्रे एंड रेड क्ले इज कलेक्टेड फ्रॉम द रिवर बैंक। ग्रे और रेड कलर की जो मिट्टी होती है वो कलेक्ट की जाती है, इकट्ठी की जाती है नदियों के किनारों से। एंड लोडेड इन केयरिंग बास्केट्स, और उन्हें बास्केट्स में भर के लेकर आया जाता है। द क्ले इज सोक्ड इन ए ट्रो एंड देन स्टफ्ड इनटू बैम्बू सिलेंडर्स वेयर इट इज ए पाउंडेड टू सॉफ्टन इट। जो क्ले आती है उसे पानी में भिगोया जाता है क्योंकि बहुत सख्त होती है, उसका जो स्टफ्ड होता है बहुत सख्त होता है, उसे सॉफ्ट बनाने के लिए बैम्बू सिलेंडर में डाला जाता है और कूटा जाता है। द पोटर पुशेज द लेफ्ट हैंड इनटू अ लंप ऑफ सॉफ्टेंड क्ले ऑन ए रोटेटिंग व्हील। एक व्हील होता है जिस पे वो घूमता रहता है। लेफ्ट हैंड से जो पोटर होते हैं उसको पुश करते हैं, लंप को उठाते हैं। एंड डेफ्टली शेप्स द क्ले यूजिंग अ स्पैचुला हेल्ड इन द राइट हैंड, और राइट हैंड में एक स्पैचुला पकड़ते हैं और जो पोट होता है उसको शेप देने की कोशिश करते हैं। आफ्टर 2 or 3 days, 2 या 3 दिन बाद पोर्ट्स आर गिवन इन ए फाइनल टचअप। पोर्ट्स को फाइनल टच दिया जाता है टू रिटेन शेप, ताकि उसकी जो शेप है वो वैसे ही बनी रहे। एंड टेस्ट कंसिस्टेंसी, उसके कंसिस्टेंसी को भी टेस्ट किया जाता है ताकि वो ऐसे मुलायम सा ना बना हो, सख्त बना हो और पानी को होल्ड कर सके। दे आर द ड्राइड इन द सन, फिर उन्हें धूप में सुखाया जाता है। लोडेड ऑन ए बेड ऑफ हे एंड ड्राइड बैम्बो इन ए यूनिफॉर्म पैटर्न, फिर जो घास होती है और ड्राइड बैम्बो होता है उसमें इन पोर्ट्स को ढका जाता है। कवर्ड विद द सेम मटेरियल्स, उस मटेरियल से ढका जाता है और वो भी नीचे भी बिछाया जाता है। एंड द कीन होती है भट्टी, इज़ फायर्ड केयरफुली, फिर उन्हें भट्टी में डाला जाता है और बहुत अच्छे से आग में तपाया जाता है। टू अवॉइड ओवर फायरिंग और अंडर फायरिंग, इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ज़्यादा फायरिंग भी ना हो जाए ताकि वो ख़राब हो जाए, और अंडर फायरिंग भी ना रहे, कच्चे भी ना रहे, मतलब कम आग में भी ना रहे और ज़्यादा आग में भी उन्हें ना रह जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वार्निंग वॉज गिवन टू मसोबा बाय द विलेज काउंसलिंग। जो वहाँ की विलेज काउंसलिंग थी, ग्राम पंचायत थी, उन्होंने मसोबा जो सेंटिला के फादर थे उन्हें क्या वार्निंग दी थी। सेकंड का आंसर है द विलेज काउंसिल टोल्ड मसोबा, तो जो विलेज काउंसिल थी, ग्राम पंचायत थी, उन्होंने मसोबा से कहा था दैट इट वॉज अर्नेलाज ड्यूटी, ये अर्नेला की ड्यूटी है टू टीच हर डॉटर टू पोट मेकिंग, कि वो अपनी बेटी को पोट मेकिंग यानी मटके बनाना सिखाए। आ स्किल पास डाउन थ्रू जनरेशन, ये जो स्किल है, ये जो कुशलता है पोट बनाने की, वो उसे जनरेशन टू, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको फॉलो करनी है, उसको पास ऑन करनी है। दे वॉन्ट हिम टू रिमाइंड, उन्होंने वॉर्न किया, उनसे रिमाइंड करवाया अर्नेला दैट सच स्किल्स डू नॉट बिलोंग टू वन पर्सन, कि जो अर्नेला के पास जो स्किल है वो सिर्फ उसी के पास स्किल नहीं है, केवल जो स्किल है एक ही पर्सन से बिलोंग नहीं करती है। पोट मेकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, जो पोट मेकिंग है, मटके बनाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज क्योंकि इट मीट्स पीपल्स नीड्स एंड रिप्रेजेंट देयर कल्चर एंड हिस्ट्री, ये लोगों की ज़रूरतें ही पूरा नहीं करती बल्कि हमारी परंपरा और हिस्ट्री, हमारे इतिहास को भी दिखाता है। दे ऑल्सो सेड दैट, और उन्होंने ये भी बताया दैट स्किल्ड पीपल मस्ट टीच नॉट ओनली देयर चिल्ड्रन, तो ये जो स्किल है लोगों को सिखानी चाहिए, ये नहीं कि केवल अपने बच्चों को, बट एनीवन हु वांट्स टू लर्न द क्राफ्ट, हर उस इंसान को सिखानी चाहिए जो ये सीखना चाहता है। ठीक है। हाउ डिड सेंटिलास फील व्हेन शी फेल्ड एट पोट मेकिंग, तो सेंटिला को कैसा फील हुआ जब वो पोट मेक नहीं कर पा रही थी, हर बार फेल हो जा रही थी। इवन आफ्टर ईयर ऑफ ट्रेनिंग विद हर मदर, इसके बाद भी कि उसने 1 साल अपनी मदर से पोट मेकिंग सीखी थी, उसके बाद भी वो ठीक से नहीं बना पा रही थी, तो सेंटिला को कैसा फील हो रहा था। सेंटिला फेल्ट डीपली ह्यूमिलेटेड फ्रस्ट्रेटेड, जो सेंटिला अपने आप को फील कर रही थी, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है जब कोई काम आप ठीक से नहीं कर पाते और उसको बार बार करने में आपको गुस्सा आता है, तो वो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। एंड हेल्पलेस, और अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रही थी। द टेक्स्ट डिस्क्राइब हर हैंगिंग हर हेड इन शेम एंड फ्रस्ट्रेशन, तो हमने जब चैप्टर पढ़ा, हमने ये जो टेक्स्ट है वहाँ पे जो ये लिखा हुआ था कि जैसे उसने शर्म से और फ्रस्ट्रेशन से अपना सिर झुका लिया क्योंकि उससे पोट नहीं बन पा रहा था। आफ्टर हर रिपीटेड फेलियर्स, बार बार अपने फेलियर्स का जो उसको रिपीट हो रहा था, डिस्पाइट अ होल ईयर ऑफ सेशंस विद हर मदर,
शी वॉज अनेबल टू लर्न एनीथिंग। बावजूद इसने कि उसने अपनी मदर से लगभग 1 साल तक पोट मेकिंग सीखा, लेकिन शी वॉज अनेबल लर्न एनीथिंग, लेकिन उसने अपनी मदर से कुछ भी नहीं सीख पाई। शी कुड नॉट इवन होल्ड द लम्प ऑफ डो प्रॉपरली। वो जो डो था, मतलब जो मिट्टी का गुथी हुई मिट्टी थी, मिट्टी का जो लम्प था, वो उसे ठीक से होल्ड भी नहीं कर पा रही थी, पकड़ भी नहीं पा रही थी। वाइल हर मदर एफर्टलेसली ट्रांसफॉर्म द सेम लम्प इनटू अ ब्यूटीफुल पॉट। जब उसकी मदर ने देखा कि जो सेंटिला है वो ठीक से जो लंप है, क्ले है, उसको होल्ड भी नहीं कर पा रही है, वो आती है, उससे लंप लेती है और उससे एक सुंदर ब्यूटीफुल पॉट बना देती है। सेंटिला कुड ओनली वॉच इन हेल्पलेस डेस्पेयर। तो सेंटिला सिर्फ हेल्पलेस की तरह उन्हें देख रही थी, अपनी मदर को पॉट बनाते हुए। दिस मेड हर फील इनएडिक्वेट एंड परहैप्स फियर शी वुड नेवर अचीव हर ड्रीम। तो ये जो फीलिंग थी इनएडिक्वेट की और शायद उसके डर की कि वो अपना जो ड्रीम है कभी अचीव नहीं कर पाएगी, अपना सपना कभी पूरा नहीं कर पाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ओनुला स्टूड देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम एज इफ ट्राइंग टू एब्जॉर्व अ न्यू फिनोमिनन एक्सप्लेन। ओनुला वहीं खड़ी होती है जहाँ पे एक लाइन से मिट्टी के पोट रखे होते हैं, तो वो उन्हें देख रही होती है, वो समझने की कोशिश कर रही होती है, वो ऑब्जर्व करना चाहती है एक नए फिनोमिनन को। फिनोमिनन होता है एक ऐसी सिचुएशन जो पहले नहीं हुई है लेकिन अभी हुई है, तो वो उस चीज़ को समझना चाहती थी, इसलिए वो बहुत देर तक वहाँ खड़ी रही जहाँ पे वो नए पोर्ट्स बने रखे थे। तो इस लाइन को आपको एक्सप्लेन करना है। तो व्हेन ओनुला स्टेप्ड इनटू द वर्क शेड आफ्टर अर्नेलाज डेथ, तो जब अनुला जाती है उस वर्क शेड में, उस वर्कशॉप में जहाँ पे पोट बनाए जा रहे थे अर्नेला की डेथ के बाद, शी फाउंड 2 नीट डिस्टिंग्विशेबल रोज ऑफ फ्रेशली मेड पोट स्टैंडिंग साइड बाय साइड। तो उसने देखा 2 रो लगी हुई है, उसमें सुंदर अभी फ्रेशली, बिल्कुल अभी बने हुए पोट्स की लाइन रखी हुई थी साइड बाय साइड। शी कुड नॉट टेल वन बैच फ्रॉम द अदर। शी वॉज सर्टेन इट वॉज नॉट द वर्क ऑफ वन पर्सन अलोन। तो वो देख के, उस बैच को देख के सोचती है कि ये जो काम है केवल एक पर्सन का नहीं है। बेशक से उन पोर्ट्स में कोई भी डिफरेंस नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि किसी एक ने ही बनाई है, लेकिन वो समझ रही थी कि ये जो काम है किसी वन पर्सन, एक का अकेले का नहीं है। दिस वॉज रिमार्केबल बिकॉज सेंटिला हु हैड स्ट्रगल टू मेक इवन अ सिंगल पॉट जस्ट डे बिफोर। तो ये एक रिमार्केबल था क्योंकि जो सेंटिला थी बार बार स्ट्रगल कर रही थी एक सिंगल पॉट बनाने की कुछ दिन पहले तक। हैड नाउ प्रोड्यूस्ड एन एंटायर बैच, और उसने आज एक पूरा बैच तैयार कर दिया था। मैचिंग हर मदर्स आउटपुट, बिल्कुल अपनी मदर की तरह, जैसे उसकी मदर ने बनाए थे ना पॉट, सेम वैसे ही बना दिए थे। फॉर एनुला हु नो एग्जैक्टली हाउ फार सेंटिला हैड कम, दिस वॉज ए प्रोफाउंड एंड मोस्ट मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यू फिनोमिनन। तो ये एक नया फिनोमिनन था क्योंकि इससे पहले जो सेंटिला थी उससे एक भी पॉट नहीं बन पा रहा था, तो ये एक अद्भुत घटना थी। शी नीडेड टाइम टू एब्जॉर्व एंड बिलीव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री ऑफ द पीपल डिड नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल। तो जो ट्रेडिशन है, जो परंपरा है और जो इतिहास है वो केवल एक इंसान का नहीं है, एक आदमी का नहीं है, ना ही एक इंडिविजुअल से वो बिलोंग करता है, बल्कि पूरे समुदाय से बिलोंग करता है। व्हाट डज दिस सिंबलाइज? तो इस लाइन का क्या मतलब है? तो आपने देखा था जब मसोबा को विलेज काउंसिल ने बुलाया था तो उन्होंने मसोबा से ये कही थी कि जो अर्नेला है वो सेंटिला को पोट मेकिंग क्यों नहीं सिखा रही है, क्योंकि जो ट्रेडिशन है, जो हिस्ट्री है, केवल एक इंसान की नहीं है, ये सभी की है। तो ये क्या बात सिंबलाइज करती है? दिस स्टेटमेंट सिंबलाइज द आइडिया दैट कल्चरल हेरिटेज। तो ये जो लाइन है सिंबलाइज करती है कि ये जो आइडिया है कल्चरल हेरिटेज का है, हमारे जो विरासत है उसका है। एंड ट्रेडिशन स्किल्स आर कलेक्टिव प्रॉपर्टी, दे बिलोंग टू द एंटायर कम्युनिटी। ये सिर्फ एक इंडिविजुअल का नहीं है, ये पूरी कम्युनिटी से बिलोंग करता है। नॉट टू एनी वन पर्सन, सिर्फ एक इंसान से नहीं और एक फैमिली से नहीं। नो इंडिविजुअल हैज़ द राइट टू विदहोल्ड और मोनोपोलिज नॉलेज। ना ही एक कोई इंडिविजुअल है जो जिसका ये राइट है कि वो पूरी
मोनोपोलीज नॉलेज, मोनोपोलीज होते हैं केवल एक का अधिकार नहीं है इस नॉलेज पे, दैट हैज़ बीन पास्ड डाउन थ्रू जनरेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, बल्कि ये जो काम है ये एक जनरेशन से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, उन्हें सिखाया जाता है ताकि सभी लोगों को इसको बेनिफिट मिले। इट ऑल्सो सजेस्ट दैट अ कम्युनिटीज आइडेंटिटी इज प्रिजर्व थ्रू इट्स ट्रेडिशनल क्राफ्ट, और ये जो कम्युनिटी की एक आइडेंटिटी भी शो करता है, प्रिजर्व रखता है, जैसे ट्रेडिशनल क्राफ्ट हो गए, एंड इट इज़ वेरी स्किल्ड पर्सनस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ दैट नॉलेज बाय टीचिंग अदर्स विलिंगली। और ये उसका मतलब एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो काम उसे आता है वो एक कंटिन्यूटी में रहे, लगातार रहे, और ये जो नॉलेज है वो सिखाए विलिंगलेसली, मतलब सिखाने की इच्छा से लोगों को जरूर सिखाए। दिस इज़ अ पावरफुल स्टेटमेंट अबाउट कल्चर ऑनरशिप, ये पावरफुल स्टेटमेंट थी कल्चर ऑनरशिप की, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, एंड द एथिक्स ऑफ नॉलेज शेयरिंग, और एथिक्स है मतलब अपनी नॉलेज को शेयर करने की। केवल एक के पास ही ये जो परंपरा है, ये ट्रेडिशन है, एक के हाथ में नहीं है, बल्कि ये इसको जनरेशन टू जनरेशन हमें सिखाना चाहिए ताकि इसका जो बेनिफिट है सभी उठा सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कंक्लूडिंग लाइन ऑफ द स्टोरी अ न्यू पोर्ट मेकर वॉज बॉर्न। तो ये जो लाइन है, अ न्यू पोर्ट मेकर वॉज बॉर्न, एक नए पोर्ट मेकर का जन्म हो चुका था। तो ये जो लाइन है ये स्टोरी की सबसे लास्ट लाइन है। तो ये क्या सिग्निफिकेंस करती है, क्या कंक्लूजन निकालते हैं इस स्टोरी का, कि जो एक नए पोर्ट मेकर का जन्म हो चुका है उसका आपको सिग्निफिकेंस बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। द कंक्लूडिंग लाइन अ न्यू पोर्ट मेकर वॉज बर्न, ये जो लास्ट की निष्कर्ष वाली लाइन है कि एक नए पोर्ट मेकर का जन्म हो चुका था, इज़ वेरी मीनिंगफुल, इसका बहुत मीनिंगफुल है। इट मीन्स दैट सेंटिला हैज़ फाइनली लर्न द स्किल, तो इस बात का मतलब है कि फाइनली जो सेंटिला है वो स्किल को सीख चुकी है, एंड बिकम ए गुड पोर्टर, और एक अच्छी पोर्टर बन चुकी है। इट ऑल्सो शोज दैट हर हार्ड वर्क, ये दिखाता है उसके हार्ड वर्क को, उसके पैशन को कि वो सीखना चाहती थी, एंड डिटर्मिनेशन हेल्प्ड हर सक्सीड डिस्पाइट मैनी प्रॉब्लम्स, और उसके डिटर्मिनेशन को, उसके दृढ़ निश्चय को दिखाना चाहता है कि उसने सक्सेस पाके ही रही, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी, उन सारी प्रॉब्लम्स को उसने फेस किया, लेकिन अगर वो डिटर्मिनेशन थी एक चीज़ पे तो उसने वो चीज़ करी और वो सीखी भी। दिस लाइन ऑल्सो शोज दैट द ट्रेडिशन ऑफ पोर्ट मेकिंग विल कंटिन्यू थ्रू हर, ये जो लाइन है ये भी दिखाती है कि एक परंपरा है पोर्ट मेकिंग की जो कंटिन्यू रहती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। द वर्ड बॉर्न मीन्स शी हैज़ अ न्यू आइडेंटिटी नाउ, और जो वर्ड बॉर्न यानी कि जन्म हो चुका है, इसका जो मीनिंग है ये दिखाता है कि एक नए पोर्ट मेकर की आइडेंटिटी सेंटिला को मिल चुकी है। शी इज़ नॉट जस्ट ए लर्नर एनी मोर बट अ स्किल्ड आर्टिस्ट, अब वो सिर्फ एक लर्नर नहीं थी, सिर्फ एक सीखने वाली नहीं थी, बल्कि एक स्किल्ड आर्टिस्ट बन चुकी थी, उसे काम बहुत अच्छे तरीके से आ चुका था। द स्टोरी कम्स फुल सर्कल एज सेंटिला हैज़ फाइनली बिकम वट शी ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ बीइंग, तो ये जो पूरी स्टोरी है इसके सेंटिला के ड्रीम के इर्द गिर्द ये घूमती है कि किस तरीके से इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी सेंटिला ने अपने ड्रीम को पूरा किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रिजर्वेंस इन परसुइंग वंस ड्रीम, इलैबोरेट विद रेफरेंस टू सेंटिला। परजर्वेंस का मीनिंग होता है निश्चय होना, दृढ़ होना किसी काम के लेकर, कि ये काम तो मैं करके रहूँगी, जिसे हम डिटरमाइन भी कहते हैं। तो क्या रोल है परजर्वेंस का और वंस ड्रीम सेंटिला के, आपको रेफरेंस में बताने कि किस तरीके से सेंटिला जो है डिटरमाइन थी कि वो अपने ड्रीम को पूरा करके रहेगी चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए। तो ये आपको इलैबोरेट करके बताना है। परजर्वेंस और द एबिलिटी टू कीप ट्राइंग इवन आफ्टर फेलियर, तो उसने क्या, उसकी एबिलिटी थी चाहे कितने भी फेलियर्स मिले लेकिन उसने ट्राई करना नहीं छोड़ा, गिव अप नहीं किया। इज़ द मेन थीम ऑफ दिस स्टोरी, यही जो इस स्टोरी की मेन थीम है। सेंटिला शोज दिस थ्रू हर जर्नी, सेंटिला के थ्रू इस जर्नी को दिखाया गया है। इवन व्हेन हर मदर डिड नॉट सपोर्ट हर, इसके बावजूद भी कि उसकी मदर उसको सपोर्ट नहीं कर रही थी। अदर्स लाफ्ड एट हर, और जो लोग थे उसके ऊपर हंसते थे। एंड शी फेल्ड अगेन एंड अगेन,
फॉर अ होल ईयर, और पूरे साल तक वो बार बार फेल होती रही। शी डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने फिर भी गिव अप नहीं किया, हार नहीं मानी। शी फेल्ट हर्ट, वो अपने आप को हर्ट महसूस कर रही थी। व्हेन शी कुड नॉट इवन मेक वन प्रॉपर पोट, जब वो एक भी अच्छा पोट नहीं बना पा रही थी। बट लेकिन शी कंटिन्यू ट्राइंग, लेकिन उसने लगातार ट्राई करते रही, उसने छोड़ी नहीं वो चीज़। सी सेक्रेटली वॉच्ड पोटर्स, वो चुपचाप पोटर्स को देखती थी। कैरिड क्ले टू प्रैक्टिस, और क्ले लेती थी और बहुत प्रैक्टिस करती थी। लर्न फ्रॉम ओनोला एंड केयरफुली ऑब्जर्व्ड हर मदर, जैसे कि उसने ओनोला से सीखा और ओनोला ने क्या कहा था कि नेक्स्ट टाइम तो अपनी मदर को ऑब्जर्व करना, उसने वैसे ही किया। फाइनली व्हेन शी गॉट ए चांस टू वर्क अलोन, जब उसे एक चांस मिला काम अकेले करने का, शी यूज्ड एवरीथिंग शी हैड लर्न टू मेक मैनी पोट्स, तो उसने सब कुछ यूज़ किया जो अभी तक उसने सीखा था और उसने बहुत सारे पोट्स बनाए। हर हार्ड वर्क टर्न्ड हर पैशन इनटू अ रियल स्किल, उसके जो मेहनत थी, उसका जो हार्ड वर्क था वो टर्न हो चुका था उसके पैशन में, एक रियल स्किल में। द स्टोरी टीचेस दैट, ये स्टोरी हमें टीच करती है, टैलेंट अलोन इज़ नॉट एनफ, सिर्फ टैलेंट होना ही, अकेला टैलेंट होना ही पूरा एनफ नहीं है। सक्सेस कम्स फ्रॉम एफर्ट्स, मतलब अगर आपके अंदर टैलेंट है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सक्सेस भी हैं। सक्सेस सिर्फ आती है एफर्ट्स करने से, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक से, अपनी गलतियों से सीखने से, एंड नेवर गिविंग अप, और कभी भी हार ना मानने से। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर टिक लगा लीजिए। लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है वोकैबुलरी एंड स्ट्रक्चर्स इन कॉन्टेक्स्ट। फर्स्ट है रीड द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। नीचे आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, हाईलाइटेड है, इसको आपको रीड करना है। शी टॉट सेंटिला हाउ टू डिग द क्ले विद डो लोड इनटू हर कैरिंग बास्केट। ये जो सेंटिला है वो उसको सिखा रही थी, उसकी मदर जब उसे सिखा रही थी कि किस तरीके से क्ले को डिग किया जाता है, डो बनाया जाता है, लोड किया जाता है कैरिंग बास्केट में। सेंटिला वॉज ए क्विक लर्नर, सेंटिला बहुत जल्दी सीखती थी। एंड टर्न द क्ले इनटू अ मेलिएबल डो, उसने बहुत जल्दी से एक सॉफ्ट डो बना दिया था। पाउंडिंग द स्टर्बन क्ले इनसाइड द बैम्बो सिलेंडर टू सॉफ्टन, तो जो पाउंडेड होता है कूटना, जो सख्त मिट्टी थी उसे बैम्बो सिलेंडर में डाला जाता था, सॉफ्ट बनाने के लिए उसे कूटा जाता था। द हाईलाइटेड वर्ड्स डिस्क्राइब द टूल्स, तो इसमें जो जो वर्ड हाईलाइटेड है वो टूल्स का काम कर रहे हैं कि किस तरीके से मिट्टी क्ले से पोट बनाने से पहले इन टूल्स का, इन मटेरियल का यूज़ किया जाता है। रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ पोट मेकिंग। नाउ क्लासीफाई द वर्ड्स फ्रेजेस गिवन इन द बॉक्स एज शोन इन द टेबल। वन एग्जाम्पल फॉर ईच कैटेगरी हैज़ बिन डन फॉर यू। नीचे आपको कुछ चीज़ें दी हुई हैं, नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पे आपको टूल्स और इम्प्लीमेंट्स बताने हैं, जो इनमें से छाट कर यहाँ लिखने हैं, जो भी टूल्स हैं, मटेरियल है। रॉ मटेरियल, कच्चा जो माल होता है वो आपको सेकंड रो में लिखना है। प्रोसेस होती है प्रक्रिया, उस पोट मेकिंग को बनाने में किन किन चीज़ों को, किस प्रोसेस का यूज़ किया जा रहा है, आपको वो लिखना है। जैसे फर्स्ट में डो तो हमें दिया हुआ है, रॉ मटेरियल डाओ तो हमें दिया है इम्प्लीमेंट, रॉ मटेरियल डो हो गया, और प्रोसेस होगी पाउंडिंग यानी कि उसे कूटना। और हो गया टूल्स, स्पैचुला हो गया, यहाँ से हमने ढूंढ के लिख लिया। बास्केट होगी जिसमें क्ले को कैरी किया जाता है। किन हो गई भट्टी, ठीक है। उसके बाद है रॉ मटेरियल में क्ले हो गई मिट्टी, बैम्बो हो गया जिसमें से डाल के उसे सॉफ्ट किया जाता था, बेड ऑफ हे हो गई, घास जो हो गई। उसके बाद है प्रोसेस है पाउंडिंग यानी कि कूटना। उसके बाद रोटेटिंग व्हील्स पे उनके चलाया जाता था। और फिर है शेपिंग देना। ओके, सेकेंड है नोटिस द यूज ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स इन द टेक्स्ट। आपने देखा कि इन वर्ड्स का टेक्स्ट में यूज़ किया गया है। पिटेंस होता है बहुत कम मनी, रुपीज़ होते हैं पैसे, रिवार्ड होता है जैसे पुरस्कार के रूप में, या जैसे आपको कुछ दिया जाता है रिवार्ड, आपका गिफ्ट जो होता है, पुरस्कार जो होता है। रिटर्न होता है किसी के बदले कुछ चीज़ मिलना, वापस मिलना। दीज वर्ड्स रिलेटेड टू लिवलीहुड, ये जो वर्ड्स हैं ये सब है हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, जो हम रोज़मर्रा में जो काम करते हैं उनसे जुड़े हुए हैं। एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट, और हमारे आर्थिक एस्पेक्ट से भी जुड़े हुए हैं। दैट आर क्रूशियल फॉर एंटरप्राइज, बिजनेस एंड वोकेशन। एंटरप्राइज, बिजनेस और वोकेशन से भी ये डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। वर्क इन पेयर्स, आपको पेयर्स में काम करना है। एंड फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स रिलेटेड टू इकोनॉमी। नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनके आपको मीनिंग फाइंड आउट करने हैं
ये इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए हैं। यू मे रेफर टू अ डिक्शनरी, आप डिक्शनरी का भी यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट है बैंकरप्ट। बैंकरप्ट होता है दिवालिया या कंगाल हो जाना, जैसे एकदम से पैसे बिल्कुल ख़त्म हो जाना, वो होता है बैंकरप्ट। क्रेडिट होता है कोई चीज़, जैसे क्रेडिट करना, आना, जुड़ना, ठीक है। करेंसी होती है मुद्रा यानी कि पैसे। डेब्ट होता है कर्जा। फिशल होता है राजकीय कोष, जैसे हम कह सकते हैं सरकार के जो पैसे होते हैं। इन्फ्लेशन होता है महंगाई बढ़ जाना। इन्वेस्टमेंट होता है अपने पैसों को इन्वेस्ट करना, ताकि आपको फ्यूचर में आप उस इन्वेस्ट किए पैसे का यूज़ कर सके, बचा के रखना। इंटरेस्ट होता है आपका ब्याज, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, अब आपके इनकी मीनिंग फाइंड आउट करने हैं, लिखने हैं, और फिर नाउ फ्रेम सेंटेंसेस यूजिंग ईच वर्ड। हर वर्ड का यूज़ करके आपको कुछ सेंटेंसेस भी बनाने हैं। चलिए इसके सेंटेंस देख लेते हैं एक बार। इन वर्ड्स की हम मीनिंग देख लेते हैं। सबसे पहले है पिटेंस, अ वेरी स्मॉल एंड इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ मनी पेड एज वेजेस और इनकम। रुपीज होता है द बेसिक मॉनेटरी यूनिट ऑफ इंडिया, द सेवरल अदर साउथ एशियन कंट्रीज। रिवार्ड है समथिंग गिवन इन रिकॉग्निशन ऑफ एफर्ट्स, सर्विस और अचीवमेंट, पेमेंट फॉर लेबर। रिटर्न है द प्रॉफिट और फाइनेंशियल गेन रिसीव्ड फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट और वर्क डन। बैंकरप्ट है अ पर्सन और कंपनी दैट इज लीगली डिक्लेयर्ड अनेबल टू पे देयर डेब्ट्स, बिल्कुल दिवालिया होना, ठीक है। क्रेडिट है द एबिलिटी टू ऑब्टेन गुड्स एंड मनी विद अ प्रॉमिस टू पे लेटर, अ पॉजिटिव अकाउंट बैलेंस। करेंसी है अ सिस्टम ऑफ मनी इन जनरल यूज इन अ पर्टिकुलर कंट्री। डेब्ट है अ सम ऑफ मनी owned बाय वन पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर। फिस्कल है relating to government revenue, especially taxes. Inflation, a general increase in prices and decreases in the purchasing power of money over time. Investment है putting money into something, business, property, stocks with the expectation of profit. Interest है money paid regularly at a rate for the use of money that is borrowed or deposited. ठीक है, ये इसकी मीनिंग है। आपको सेंटेंस बनाने थे हमें, हम वो देख लेते हैं एक बार। तो बैंकरप्ट से सेंटेंस बनेगा द कंपनी वेंट बैंकरप्ट आफ्टर सफरिंग ह्यूज लॉसेस। बहुत ज़्यादा लॉस होने के बाद जो कंपनी थी वो क्या हो गई, बैंकरप्ट, बिल्कुल दिवालिया हो गई। क्रेडिट, शी यूज्ड हर क्रेडिट कार्ड टू बाय अ न्यू फोन, उसने अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ किया नए फ़ोन लेने के लिए। करेंसी, द करेंसी ऑफ जापान इज द येन, जापान की जो करेंसी है वो क्या है, येन है। डेब्ट है ही इज़ वर्किंग हार्ड टू पे ऑफ हिज डेब्ट, मतलब वो वर्क हार्ड कर रहा है अपने डेब्ट जो कर्जे को चुकाने के लिए। फिस्कल, द गवर्नमेंट अनाउंस्ड ऑफ न्यू फिस्कल पॉलिसी दिस ईयर। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन हैज़ मेड बेसिक गुड्स फॉर मोर एक्सपेंसिव। इन्वेस्टमेंट है बाइंग प्रॉपर्टी कैन बी अ गुड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अच्छी प्रॉपर्टी अगर हम खरीद लेते हैं तो वो बाद में एक इन्वेस्टमेंट का काम करती है जो कि बाद में हमें गुड रिटर्न्स देती है। इंटरेस्ट है द बैंक चार्जेस हाई इंटरेस्ट ऑन लोन। चलिए ये हो गए सेंटेंसेस। सेंटेंसेस आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं आपको यही लिखने हैं। नाउ थर्ड है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट, द मेन क्लॉज हैज़ बीन अंडरलाइन एंड द सबऑर्डिनेट क्लॉज हैज़ बीन सर्कल। तो यहाँ पे आपको दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे यहाँ लिखा है शी रियलाइज दैट द पॉट वॉज रेडी, उसे रियलाइज हुआ कि जो पॉट है वो बनकर रेडी हो चुका है। अब जो शी रियलाइज्ड, उसे क्या हुआ, रियलाइज हुआ, तो ये हो गया आपका मेन क्लोज, ठीक है। और जिस पे सर्कल है पॉट वॉज रेडी, ये है आपका सबऑर्डिनेट क्लोज। तो ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं ये मेन क्लोज पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल देखो, द इन्यूटिवली सेंस्ड दैट समथिंग मोमेंटस हैड हैपन्ड, तो शी इंट्यूटिवली सेंस्ड, ये हो जाएगा आपका मेन क्लोज, और मोमेंटस हैड हैपन ये हो जाएगा आपका सबऑर्डिनेट क्लोज। यहाँ देखो सबऑर्डिनेट क्लोज दैट एक्ट लाइक ए नाउन, जो सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं वो नाउन की तरह एक्ट करते हैं एंड परफॉर्म द सेम फंक्शन एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड नाउन क्लोज। तो ये परफॉर्म भी करते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह, किसी में ये सब्जेक्ट होते हैं किसी में ऑब्जेक्ट होते हैं, इन्हें नाउन क्लोज भी कहा जाता है। नीचे आपसे बोला है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद सुटेबल नाउन क्लोज, नीचे आपको नाउन क्लोज लगाने हैं, ठीक है। फर्स्ट है द एल्डर्स एम्फेसाइज्ड दैट
जो एल्डर्स हैं वो एम्फोसाइज यानी कि जोर दे रहे हैं किस बात पे, पोट मेकिंग वॉज ए स्किल बिलोंगिंग टू द एंटायर कम्युनिटी। जो पोट मेकिंग की प्रक्रिया है, जो स्किल है, वो पूरी कम्युनिटी से जुड़ी हुई है। मस्ट बी पास्ड ऑन द होल विश्ड टू लर्न इट, और इसे आपको पास करनी चाहिए उन सभी को जो इसको सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें नाउन क्लोज बनाना था, तो द एल्डर्स एम्फेसाइज दैट, तो जो एल्डर्स थे किस पे एम्फेसाइज कर रहे थे, तो इस बात पे एम्फेसाइज कर रहे थे। ठीक है, सेकंड है मसोबा एक्सप्लेन वाई, क्या मसोबा क्या एक्सप्लेन किया उसने, मसोबा एक्सप्लेन क्यों क्या करा था उसने। अर्नेला हैड नॉट येट टॉट सेंटिला द क्राफ्ट, सेइंग शी नीडेड टाइम टू रिकवर फ्रॉम हर इलनेस। तो उसने ये एक्सप्लेन किया था एल्डर्स के सामने कि जो अर्नेला है वो सेंटिला को पोट मेकिंग सिखाएगी, लेकिन अभी वो अपनी इलनेस से, बीमारी से ठीक होने का टाइम देख रही है, मतलब वो पहले ठीक हो जाए। थर्ड है ओनोलास प्रोमिसेस वॉज दैट, तो यहाँ पे आप जरूरी नहीं है आपको यही लाइन्स लिखनी है, आपको सिर्फ सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो ये ओनोलास प्रॉमिस वॉज दैट, ओनोला ने क्या प्रॉमिस किया था, शी वुड टीच सेंटिला हाउ टू मेक अ परफेक्ट पोट, कि वो सेंटिला को सिखाएगी कि किस तरीके से परफेक्ट पोट बनता है। फोर्थ है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दैट आया है, उसके बाद आपका एक नाउन क्लोज आया, यहाँ वाई है, उसके बाद आपका एक नाउन क्लोज है, दैट के बाद फिर से एक नाउन क्लोज है। अब फोर्थ वाला देखो, यहाँ पे आपका एक नाउन क्लोज नहीं आएगा, क्यों, यहाँ पे विच के बाद है सेंटेंस। जैसे सेंटिला ऑब्जर्व्ड हर मदर केयरफुली, सेंटिला अपनी मदर को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रही थी। व्हेन, जब, शी वॉज शेपिंग द माउथ ऑफ द पोट, जब उसकी मदर पोट के माउथ को बना रही थी। तो हेल्प हर अंडरस्टैंड द करेक्ट टेक्निक, जो जिसने हेल्प करी उसको एक करेक्ट टेक्निक्स को सीखने में, समझने में। ठीक है, लेकिन अब आपको ध्यान रखना है जहाँ पे भी नाउन क्लोज वहीं आएंगे जहाँ पे आपका दैट हो। ठीक है, दैट्स के बाद जो सेंटेंस शुरू होना है, वाई के बाद या वट। ठीक है, ये तीनों सेंटेंस जहाँ पे ये आए जाओ, मैंने सर्कल लगा रखे हैं, उसके बाद तो आएगा आपके नाउन क्लोज। लेकिन फोर्थ वाले में आपका नाउन क्लोज नहीं है, ये रिलेटिव क्लोज है। फिफ्थ देखो, द किन वेयर द पोट्स वर फायर्ड, किन क्या वो जगह है, किन यानी कि भट्टी, वेयर क्या मतलब कौन सी जगह है, जहाँ पर पोट्स को फायर किया जाता है। रिक्वायर्ड केयरफुल अटेंशन टू प्रिवेंट ओवर और अंडर फायरिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट, टेक्स्ट में से आपको कुछ सेंटेंसेस को रीड करना है। अंडरलाइन द मेन क्लोज एंड सर्कल द सबऑर्डिनेट क्लोज, जिसमें आपको अंडरलाइन करना है मेन क्लोज, मतलब मेन क्लोज के नीचे आपको लाइन लगानी है, और सबऑर्डिनेट क्लोज पे आपको सर्कल लगाना है। चलिए देखते हैं, ये देखो फर्स्ट है, एनेला टुक सेंटिला टू द रिवर बैंक, जो एनेला है सेंटिला को कहाँ लेके जाती है, रिवर बैंक, नदी के किनारे। तो ये हो गया आपका मेन क्लोज। अब क्यों लेके जाती है, सबऑर्डिनेट क्लोज मेन क्लोज पे डिपेंड है। वेयर, जहाँ पे, द ग्रे एंड रेड क्ले वॉज फाउंड, जहाँ पे लाल और ग्रे कलर की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, सेकेंड है, शी स्टार्टेड ऑन द नेक्स्ट वन, वो दूसरा बनाना उसने स्टार्ट कर दिया। एंड लाइक ए स्प्रिंटर, स्प्रिंटर होता है एक धावक जो बहुत तेज दौड़ता है। स्प्रिंटर हु हैड सडनली फाउंड मोमेंटम। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सबऑर्डिनेट क्लोज, जिसको मैंने ब्लू कलर से लिखा है। सर्कल आप लगा लेना, है पूरी लाइन आएगी यहाँ तक। थर्ड है, स्किल सच एज पोट मेकिंग, जो पोट मेकिंग की जो स्किल है, विच नॉट ओनली क्रिएटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल, ये सिर्फ लोगों की ज़रूरत ही नहीं है, आगे और भी है सेंटेंस। तो ये जो हो जाएगा स्किल सच एज पोट मेकिंग, पोट मेकिंग की जो स्किल है ये है आपका मेन क्लोज। विच यानी कौन सी, जो कि नॉट ओनली क्रिएटेड टू द नीड्स ऑफ पीपल, जो सिर्फ लोगों की ज़रूरतों को पूरा नहीं करती। ठीक है, यहाँ लिखा है सबऑर्डिनेट क्लोज दैट एक्ट लाइक एडजेक्टिव, जो सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं वो एडजेक्टिव की तरह भी काम करते हैं। एंड गिव फर्दर डिस्क्रिप्शन ऑफ द नाउन, और नाउन की डिस्क्रिप्शन भी देते हैं, यानी नाउन के बारे में कुछ बताते भी हैं। मेन क्लोज आर कॉल्ड एडजेक्टिवल या रिलेटिव क्लोज। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द नाउन इन द मेन क्लोज आर कॉल्ड, इनको रिलेटिव क्लोज भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद सुटेबल रिलेटिव क्लोज। अब आपको रिलेटिव क्लोज लिखना है। रिलेटिव क्लोज यानी कि नाउन क्लोज के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना, मतलब कुछ भी इन्फॉर्मेशन देना। यानी आपके लिए लिख दिया सेंटिला, तो आप सेंटिला के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि वो पोटर बनना चाहती थी, कि उसकी मदर, उसके बारे में बताना है कि उसकी मदर जो है वो चाहती थी कि वो वीवर बने। सेंटिला एक बहुत जल्दी सीख जाती थी, हार्ड वर्कर थी। तो इस तरीके से आपको ये बताना है। ये सब क्या आ जाएंगे, उसके रिलेटिव क्लोज हो जाएंगे जो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। फर्स्ट है सेंटिला हुज ब्लैंक प्रैक्टिस द क्राफ्ट डेलीजेंटली। ये हो जाएगा मदर वॉज ए पोट मेकर। ठीक है, जो सेंटिला है उसकी जो मदर है, सेंटिला के बारे में, ये किसकी मदर है, सेंटिला की मदर है, वो कौन है, पोट मेकर है। सेकंड है द विलेज काउंसिल, जो विलेज काउंसिल है, ग्राम पंचायत है, वेयर, वहाँ। तो जहाँ ग्राम पंचायत बैठती है वहाँ क्या, तो यहाँ लिखा है साउथ एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ अर्नेला रिलक्टेंस। तो वेयर द एल्डर्स गैदर, जहाँ पे बड़े लोग गैदर होते हैं, इकट्ठे होते हैं, टू डिस्कस कम्युनिटी मैटर्स, जहाँ पे कम्युनिटी के जो मैटर्स होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है। ठीक है। थर्ड है द पोटर्स हैंड्स विच, जो पोटर्स के जो हैंड होते हैं जो कि क्या करते हैं, मूव्ड विद इनक्रेडिबल स्किल एंड डेक्सेरिटी शेप्ड द क्ले इनटू ब्यूटीफुल क्रिएशन। उनके हाथों में इतनी स्किल होती है, जो क्ले होता है उसको एक ब्यूटीफुल क्रिएशन, मतलब अच्छी सी शेप दे देते हैं, एक ब्यूटीफुल क्रिएशन बना देते हैं। तो हैंड्स विच, आप यहाँ पे और भी कुछ लिख सकते हैं, सिर्फ पोटर्स की हैंड की तारीफ करनी है यहाँ पे, मेन बात ये है। फोर्थ है अर्नेला हर मदर वांटेड हर टू लर्न वीविंग। अर्नेला चाहती थी, अर्नेला यानी कि उसकी मदर, किसकी मदर, सेंटिला की मदर चाहती थी कि सेंटिला वीविंग सीखे। विच, जो कि वॉज कंसीडर मोर प्रॉफिटेबल, जिससे कि ज़्यादा प्रॉफिट होता है वीविंग से, और लेस लेबोरियस, और वो कम थकाने वाली है, कम मेहनत का काम है। फिफ्थ है मसोवा वेंट होम, मसोवा जो है घर जाता है, एंड डिस्कस द मैटर विद अर्नेला, और जो भी मैटर ग्राम पंचायत में बोला गया था वो अर्नेला के साथ डिस्कस करता है। अब उसके बाद क्या होता है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। अर्नेला मान जाती है कि वो सेंटिला को पोट मेकिंग सिखाएगी, या अर्नेला उस पर विचार करती है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा है हु फाइनली एग्रीड टू टीच, जो कि मान जाती है सेंटिला द आर्ट ऑफ पोट मेकिंग। वो मान जाती है कि वो सेंटिला को टीच करेगी, वो सिखाएगी, पोट मेकिंग का जो भी प्रोसेस है वो सेंटिला को सिखाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अब आपको रिलेटिव आपने क्लोजेस पढ़े, मेन क्लोजेस पढ़े, सबऑर्डिनेट क्लोजेस पढ़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है रीड द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द नेक्स्ट। अनोला सो हर टॉकिंग आउट सम क्ले। अनोला ने बात कहा कुछ क्ले, आगे कुछ और भी होगा सेंटेंस, बस आप इन वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। मेक एज मैनी पोट्स एज दे कुड, मैनी, वो बहुत सारे पोट्स बना सकती थी। डिड नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल, ये किसी एक इंडिविजुअल का नहीं है, एक इंडिविजुअल से बिलोंग नहीं करता। स्लोली शी वॉकड अवे फ्रॉम दिस प्लेस ऑफ वंडर, धीरे धीरे वो इस वंडर, हैरानी वाली जो जगह थी या रहस्यमयी जो जगह थी वहाँ से धीरे धीरे चली गई। दे वुड नॉट हैव एनफ डेज टू सनशाइन, अब ज़्यादा दिन नहीं है कि रोज़ धूप निकलेगी, एनफ डेज नहीं है, कम ही दिन बचे हैं। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि सम, मैनी, एनी, दिस, एनफ। द हाईलाइटेड वर्ड्स द डिटरमाइनर्स, ये जो वर्ड्स होते हैं ये दिखाते हैं डिटरमाइनर्स वर्ड होते हैं। अब डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, आर वर्ड्स दैट कम बिफोर नाउन, ये नाउन से पहले आते हैं, एंड स्पेसिफाई समथिंग अबाउट देयर क्वांटिटी, जो कि क्वांटिटी को दिखाते हैं यानी कि मात्रा को। डेफिनेटनेस को दिखाता है कि ये चीज़ पक्की होगी, जैसे कि दिस प्लेस, ये प्लेस यानी कि डेफिनेट चीज़ है। फिर है ऑनरशिप, ऑनरशिप को भी दिखाता है जैसे माई, माइन, मैनी। ठीक है, और अगर हम बात करें, ये देखो यहाँ पे लिखा है क्वांटिटी, सम, कुछ, और ये सब जो है क्ले, पोट्स, इंडिविजुअल, प्लेस, डेज, ये सब क्या है, नाउन। तो नाउन से पहले आते हैं आपके डिटरमाइनर्स। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है आपको।
हेयर इज अ लिस्ट ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज डिटरमाइनर्स। यहाँ पे कुछ लिस्ट दी हुई है डिटरमाइनर्स की। फर्स्ट है ए एंड द, जो आपके आर्टिकल्स होते हैं वो भी ऐसे काम करते हैं डिटरमिनर्स के, ठीक है। सेकेंड है दिस दैट दीज दोस, ये है डेमोन्स्ट्रेटिव्स, ये भी डिटरमिनर्स होते हैं। माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ऑन, ये होते हैं पोजेसिव्स, ये भी डिटरमाइनर्स के काम करते हैं। 1 2 3 डेफिनेट न्यूमरल्स, जो कि एक डेफिनेट को बताते हैं, डेफिनेट नंबर को दिखाते हैं। सम, एनी, नो, ऑल, बोथ, मच, मैनी, फ्यू, लेस, सेवरल, लिटल, ये होते हैं इनडेफिनेट नंबर्स, मतलब जो क्वांटिटी के एग्जैक्ट नहीं बताती, जैसे कुछ है, लगभग है, थोड़ा है, कम है, इस तरीके से। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव, ओके। तो ये सब क्या है, आपके डिटरमाइनर्स हैं। नीचे आपसे बोला है फाइंड आउट सम मोर डिटरमाइनर्स फ्रॉम द टेक्स्ट। अब आपने जो ऊपर स्टोरी पढ़ी है उसमें से आपको डिटरमिनर्स ढूंढ के लिखने हैं। तो चैप्टर में तो बहुत आए हैं, ये वर्ड्स जो हैं ए एन, द, वन, टू, सम, एनी, बहुत वर्ड्स मिल जाएंगे, वो आप ढूंढ के लिख सकते हैं। बहुत मिलेंगे, चाहे आप उसे बुक में ही पेंसिल से अंडरलाइन कर लेना, ठीक है, ये आप खुद कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल डिटरमिनर्स। द फर्स्ट 2 blanks हैव्स बीन डन फॉर यू। चलिए अब आप यहाँ पे फिल करेंगे हम डिटरमिनर्स। फर्स्ट है द फ्लोरिस्ट अरेंज 5 buckets फॉर हर क्लाइंट। जो फ्लोरिस्ट है यानी कि फूल जो बेचने वाला है उसने अरेंज किए 5 बुकेट। कितने? 5 बुके फॉर हर, उसकी, क्लाइंट के लिए, ठीक है। क्लाइंट हो गया नाउन, उससे पहले आपका ये हर आया, ये हर क्या है? डिटरमाइन। दैट वर डिस्प्लेड इन, जो कि डिस्प्ले किए गए थे एलिगेंट फ्लोरल शॉप में। एलिगेंट ई से शुरू है, यहाँ आ जाएगा एन, अन एलिगेंट फ्लोरल शॉप। सेकेंड है द कारपेंटर क्राफ्टेड डैश यूनिक टेबल्स। सेवरल लगा सकते हैं, सम लगा सकते हैं, मैनी लगा सकते हैं। तो यहाँ मैंने सेवरल लिखा है। द कारपेंटर क्राफ्टेड, उसने कुछ जो यूनिक टेबल्स बनाई। एंड डैश बिकेम द सेंटर पीस, जो उनमें से जो एक है जो सेंटर पीस है, तो यहाँ लिख दिया हमने वन बिकेम इन द फर्नीचर कलेक्शन, यहाँ आ जाएगा द फर्नीचर, ठीक है। सी है डैश ऑफ डैश apprentices in dash culinary class demonstrated a group of some apprentices, ठीक है, in the culinary class demonstrated their knife skill during their instance cooking session, यहाँ आ जाएगा आपका their। डी है डैश ऑफ डैश sculptures were displayed at art exhibition, many of, some of, ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हैं सेवरल ऑफ, तो यहाँ लिख दिया मैंने मैनी ऑफ द स्कल्पचर्स वर डिस्प्लेड एट एन आर्ट एग्जीबिशंस शो कैसिंग देयर डाइवर्स आर्टिस्टिक स्किल, ओके। नेक्स्ट एक्टिविटी है लिसन एंड रिस्पॉन्ड। यू विल लिसन टू अ मैन स्पीक अबाउट स्टोन स्टैच्यू। आपको लिसन करना है, एक मैन है जो आपको स्टोन स्टैच्यू के, पत्थर की मूर्ति के बारे में बताएगा। एज यू लिसन, आपको जैसे सुनना है, कंप्लीट द गिवन पैराग्राफ बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। नीचे आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, वो आपको कंप्लीट करने हैं विद द एग्जैक्ट वर्ड्स यू लिसन टू, बिल्कुल नहीं एग्जैक्ट वर्ड्स के साथ जो आप सुन रहे हैं। ट्रांसक्रिप्ट आपको दे रखिए पेज नंबर 261 पर। तो ये है फिल इन द ब्लैंक्स। तो चलिए शुरू करते हैं, एक बार ट्रांसक्रिप्ट पढ़ लेते हैं पहले। स्क्रिप्ट है, यहाँ से करते हैं, तो क्वेश्चन ही दे रखा है आपको, यहाँ से आता। Hello everyone, let me share what a stone statue is. Well, it is statue made with stone, usually by carving or assembling to form a visually interesting 3-dimensional shape. You see, since early civilization, stone has been used in architecture, sculpture on the outside of buildings. Nowadays, it is mostly used for making stone sculptures. We can find the evidence that even the earliest societies indulged in some of stonework, mostly in India, Egypt, Iran and Greece. However, some of the most fascinating and mesmerizing evidence of stone sculptures can be found only in India. I mean it when I say this because you will definitely find evidence of stone monuments across the country. चलिए सेकेंड है, पहले यहाँ तक हम फिल इन द ब्लैंक्स को फिल कर लेते हैं।
अ स्टैचू इज कर्व टू क्रिएट अ शेप दैट, स्टैचू को जो कर्व किया जाता है उसकी शेप क्रिएट की जाती है। इज अमंग द मैनी थिंग्स स्टोन इज यूज फॉर मेकिंग स्टोन। तो अमंग द मैनी थिंग्स ये आ जाएगा आपका यहाँ पे विजुअली इंटरेस्टिंग 3 डायमेंशनल, जो कि देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगे और 3 डायमेंशनल हो। ओके, फिर है सेकंड, मैनी थिंग्स स्टोन इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्टोन डैश इज वन ऑफ दैम। तो मेकिंग स्टोन, स्टोन्स का यूज़ किया जाता है क्या बनाने में, स्कल्पचर्स बनाने में। स्टैचू भी लिख सकते हैं लेकिन मेन जो आएगा स्कल्पचर आएगा। इंडिया हैज़ सम ऑफ द मोस्ट डैश स्टोन स्कल्पचर्स। इंडिया में कुछ जो स्टोन स्कल्पचर्स कैसे हैं, फैसिनेटिंग है एंड मेस्मराइजिंग, मंत्रमुग्ध करने वाले हैं। ठीक है, एज इज ऑब्वियस फ्रॉम इट्स मैनी स्टोन मॉन्यूमेंट्स अक्रॉस द कंट्री। तो थर्ड वाले में आ जाएगा फैसिनेटिंग एंड मेस्मराइजिंग। ठीक है, ये आप यहाँ लिखेंगे। सेकेंड है, यू विल नाउ लिसन टू द मैन स्पीकिंग अबाउट सम स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग स्टोन स्टैच्यू। नीचे को स्टेप्स दिए हुए हैं आपको स्टोन स्टैच्यू के बनाने के। एज यू लिसन, जिसको आपको सुनना है, सिलेक्ट द 6 करेक्ट स्टेप्स आउट ऑफ द 9 गिवन। ट्रांसक्रिप्ट फॉर टीचर ऑन पेज नंबर 261। 6 स्टेप्स आपको देखने हैं। ठीक है, नीचे जो उसमें से 3 हटा देने हैं। ठीक है, चलिए पहले वो पढ़ लेते हैं। लेकिन ट्रांसक्रिप्ट है आपकी, देखो यहाँ तो क्वेश्चन है। सो व्हाट वी इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ ए स्टोन स्कल्पचर्स, क्वाइट ऑब्वियसली इट ऑल बिगिंस विद चूजिंग द स्टोन। ये शुरू होती है स्टोन को चूज़ करने में, किस टाइप का स्टोन आपने चूज़ किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल अ स्कल्प्टर चूज अ स्टोन अकॉर्डिंग टू द नीडफुल वेट एंड डायमेंशन ऑफ द स्टैच्यू। तो जो स्टोन है वो चूज़ किया जाता है किसके अकॉर्डिंग, स्टैच्यू के वेट के अकॉर्डिंग और उसके डायमेंशन के अकॉर्डिंग आप पत्थर चूज़ करते हैं। व्हेन अ स्कल्प्टर कर्व्स अ स्टोन, ही एंड शी बिगिंस बाय रिमूविंग लार्ज अनवांटेड पोर्शन ऑफ द स्टोन। तो जैसे स्टोन पे बना दिया जाता है स्कल्पचर जो बनाना है, उसके बाद जो अनवांटेड पोर्शन होता है स्टोन का, जो हमें नहीं चाहिए होता, उसको हटाया जाता है। इट इज़ आफ्टर दिस दैट द क्राफ्ट ब्रिंगिंग आउट द इमेजिन शेप फ्रॉम द ब्लॉक ऑफ स्टोन बिगिंस। डिफरेंट टूल्स आर यूज टू डू दिस। अलग अलग टूल्स का यूज़ किया जाता है इसको बनाने में। हाउ एवर दिस इज not only you see the finally dimensional form is created for the first time in the stone itself, as the sculptor removes material sketches on the block के ऊपर sketches किए जाते हैं पहले, ठीक है, कि क्या आप बना रहे हैं, और and the develops the work along the way, उसके बाद जो है उस पर काम किया जाता है। The statue is then detached from the block of stones and the sculptor refines it with finishing touches। तो क्या कहते हैं, जो पत्थर पे जैसे एक्स्ट्रा पत्थर भी होता है, आपने स्टैचू बना लिया, जो एक्स्ट्रा पत्थर होता है उसको हटा दिया जाता है, डिटैच कर लिया जाता है जो आपका स्टैचू है मेन, ठीक है, उसको निकाल के और फिर उस पर फाइनिंग टच दी जाती है, फिनिशिंग टच दिया जाता है। आई एम श्योर दैट वेन एवर यू लुक एट द स्टोन स्टैचू नेक्स्ट यू विल अप्रिशिएट द वर्क एंड स्किल मोर। मैं ये बात के लिए श्योर हूँ कि आप जब भी ये स्टैचू देखेंगे, कोई सा भी स्टोन स्टैचू देखेंगे, आप उस वर्क को जरूर अप्रिशिएट करेंगे। चलिए आप देखते हैं। फर्स्ट ए कर्व द रिमूव लार्ज अनवांटेड पोर्शन ऑफ द स्टोन, ये ठीक है, ये भी है। सेट अप द डिफरेंट टूल्स, हाँ डिफरेंट टूल्स ये होते हैं। मेजर द वेट एंड डायमेंशन ऑफ द स्टैचू, स्टैचू को पहले डायमेंशन नहीं किया जाता, नहीं वेट भी नहीं किया जाता उसका। लीव द स्टैचू इन वाटर फार्म अप ओवरनाइट, ये भी हमने नहीं पढ़ा, 3 और 4 नहीं होंगे। रिफाइन द क्रिएशन विद इन स्टोन, ठीक है। चूज द स्टोन, बिगिन कर्विंग फ्रॉम द सेंटर, ये भी नहीं है। डिटैच द क्रिएशन फ्रॉम द स्टोन एज द फाइनल स्टैचू, वर्क टू ब्रिंग आउट द इमेजिन शेप, ये भी ठीक है, ये भी नहीं है, 3 हटाने थे ना, 7, 3 और 4। चलिए नेक्स्ट है स्पीकिंग एक्टिविटी। वर्क इन पेयर्स, अब आपको पेयर्स में काम करना है। एंड चूज 2 कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्टोरी, तो आपको 2 कैरेक्टर स्टोरी में से चूज करने हैं। एक तो सेंटिला है ही, सेकंड वन अनदर कैरेक्टर आप ले सकते हैं, ऑर्नेला ले सकते हैं, मसोबा, ओनुला और ए विलेज एल्डर। तो विलेज एल्डर का तो केवल एक ही रोल है, इसे आप रहन दीजिए, मसोबा का भी ज़्यादा नहीं है। अर्नेला या ओनुला में से आप एक ले सकते हैं, ठीक है। प्रिपेयर टू स्पीक फ्रॉम द चूजन कैरेक्टर पर्सपेक्टिव बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द स्टोरी, आपको कैरेक्टर चूज करने हैं, उसके पर्सपेक्टिव बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। स्टोरी से में भी ले सकते हैं आप।
एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटेंशन ऑफ द करेक्टर, और उसकी क्या इंटेंशन है करेक्टर की, तो वो आपको अंडरस्टैंड करनी है, समझनी है। प्रिपेयर अ रोल प्ले, आपको रोल प्ले प्रिपेयर करना है बिटवीन सेंटीला एंड द चूजन कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर आपने चूज़ किया, मान लीजिए ओनोला चूज़ किया है आपने, तो उन दोनों की आपको क्या करना है, द कन्वर्जेशन बिटवीन द कैरेक्टर शुड कवर द फॉलोइंग पॉइंट्स, तो आपको एक रोल प्ले करना है, और एक बनेगा सेंटीला, एक हो जाएगी ओनोला। आपको फिर उस पर लिखना भी है कि आप क्या बोलेंगे। जैसे आप बोल सकते हैं सेंटीलाज डिज़ायर टू लर्न पॉट मेकिंग, सेंटीला की इच्छा है कि वो पॉट मेकिंग सीखें। द चैलेंजेस द फेस, उसने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं, आपको ये रोल प्ले करना है। एंड एडवाइज द पर्सपेक्टिव द अदर करेक्टर ऑफर्स, और अदर जो करेक्टर्स होते हैं उसको क्या एडवाइस देते हैं, ये सब आपको करना है। स्टूडेंट कैन यूज़ डायरेक्ट कोट्स स्टोरी, तो जो स्टूडेंट है वो डायरेक्ट जो लाइंस है बोलने की, कन्वर्जेशन की, आप डायरेक्ट स्टोरी में से भी उठा सकते हैं या खुद भी एक्सपेंड कर सकते हैं, खुद भी कुछ उसमें ऐड करके बोल सकते हैं, ठीक है। थॉट्स या फीलिंग को, सिर्फ उसकी कहानी की जो मेन थीम है वो उसको चेंज नहीं करना है। तो यू में यूज़ द फॉलोइंग सेंटेंस प्रॉम्प्ट्स, आप इस तरीके से सेंटेंसेस प्रॉम्प्ट्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे आई फील फेल्ट डैश बिकॉज, आई विश एंड विश डैश बिकॉज, व्हेन यू सैड डिड आई मेड फील थिंक बिकॉज, इस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो सबकी कन्वर्जेशन आप लिख लेना पहले, सेंटीला क्या बोलेगी, ओनोला क्या करेगी, क्या बोलेगी, पहले लिख के रोल प्ले करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राइटिंग टास्क। राइटिंग टास्क में है रिफ्लेक्टिंग राइटिंग, आइडेंटिफाई स्किल एंड पैशन। रिफ्लेक्टिव राइटिंग जो होती है उसमें हम अपने बारे में बताते हैं, हमारी आइडेंटिफाई स्किल्स होती हैं, हमारा पैशन होता है। रिफ्लेक्टिंग राइटिंग एनकरेजेस द इंट्रोस्पेक्शन एंड थॉटफुल एक्सप्लोरेशन ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर होता है कि जो हम रिफ्लेक्टिंग राइटिंग लिखते हैं उसमें हम अपना इंट्रोस्पेक्शन बताते हैं, मतलब हमारे अंतर मन में क्या चल रहा है वो। थॉटफुल एक्सप्लोरेशन होता है इसमें। स्किल्स के बारे में बताते हैं एंड एस्पिरेशंस। इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स गेन डीपर इंसाइट्स इनटू देमसेल्व्स। ये हेल्प करता है हर इंडिविजुअल के अंदर जो गहराई में, जो इंसाइट में अपने बारे में सोचने पे। एंड देयर गोल्स थ्रू स्ट्रक्चर रिफ्लेक्शंस। फर्स्ट है फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो टू क्रिएट अ राइट अप अबाउट योर स्किल्स एंड पैशन। अब आपको लिखना है, कुछ स्टेप्स बताने हैं, क्रिएट करने हैं अपने स्किल्स के बारे में या पैशन के बारे में, कि जैसे आप क्या बनना चाहते हैं, कौन से स्किल है आपके अंदर। जैसे मान लीजिए आप पेंटिंग बहुत अच्छी करते हैं, ठीक है, या आपके अंदर डांस की स्किल बहुत अच्छी है, तो उसके बारे में बताना है। सबसे पहले आपको स्टेप 1 में इंट्रोडक्शन देना है। तो इंट्रोडक्शन में आप रिफ्लेक्ट ऑन योर पैशन, अपने पैशन के बारे में बताएंगे, किस चीज़ के प्रति आप जो सीखना चाहते हैं आपका पैशन है। एंड द स्किल्स यू करंटली पोजेस you are developing, consider why these activities or interests are meaningful and enjoyable to you। ठीक है, किस तरीके से वो मीनिंगफुल है, किस तरीके से आप उसके साथ इंजॉय करते हैं, जो भी आपकी स्किल है उसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन देना है। ओके, सेकंड है डिस्क्राइबिंग स्किल। अब उसके बारे में डिस्क्राइबिंग करना है अपनी स्किल के बारे में, जैसे स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ कुछ हो सकती हैं। प्रैक्टिसेस यू एंगेज इन टू नर्चर योर स्किल, कि किस टाइप की आप प्रैक्टिस करते हैं अपनी स्किल को और नर्चर करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। दिस कुड इंक्लूड हॉबीज़, आप कुछ हॉबीज़ क्लासेस भी ले सकते हैं। आर्ट हो गया, म्यूज़िक हो गया, कोडिंग हो गया, वर्कशॉप आप इसके लिए लेते हैं अपनी स्किल्स को और अच्छा बनाने के लिए। पर्सनल कोई प्रोजेक्ट हैं, तो अब आपको ये बताना है कि आप अपनी स्किल्स पे किस तरीके से और काम कर रहे हैं उन्हें अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, थर्ड स्टेप में आपको बताना है पैशन इनटू प्रोफेशन, कि आपका जो फैशन था वो कैसे आपको प्रोफेशन, आपका व्यवसाय बन सकता है। आइडेंटिफाई विच ऑफ दीज स्किल्स यू बिलीव हैव द पोटेंशियल टू टर्न योर पैशन इनटू अ प्रोफेशन। तो किस टाइप का आप बिलीव करते हैं कि इसमें पोटेंशियल है कि आप अपने फैशन को प्रोफेशन बना सकते हैं। एक्सप्लेन करना है वाई यू थिंक दीज स्किल्स आर क्रूशियल एंड एडवांटेजियस इन योर चूजन फील्ड। तो किस तरीके से एडवांटेज हो सकता है आपके लिए अगर आप इसे अपनी फील्ड चूज करते हैं। ठीक है, फोर्थ स्टेप में आपको बताना है कुछ एग्जांपल्स या रिफ्लेक्शंस बताने हैं। प्रोवाइड एग्जांपल्स और anecdotes that in illustration how your skill and passion complement each other. Reflect on how these experiences have shaped your career, aspiration and personal growth। कि कोई आपको एक एग्जांपल देना है जिससे आपको लगा कि ये जो है आपकी स्किल है उसको आप अपने करियर के लिए चुन सकते हैं या अपने पर्सनल ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। तो कोई एग्जांपल देना है, मान लीजिए आपने कभी अपने
पेंटिंग कंपटीशन हुआ हो और आपको उसमें बहुत अच्छा प्राइज़ मिला हो, सबने आपको अप्रिशिएट किया हो, आपको लगा कि मैं इसको एज ए करियर चुन लूँ, तो इस टाइप के आपको एग्जाम्पल देने हैं। स्टेप 5 में आपको कंक्लूजन देना है। समराइज योर रिफ्लेक्शंस, डिस्कस एनी इनसाइट गेन्ड अबाउट योर सेल्फ, योर स्किल एंड योर करियर एम्बिशन थ्रू दिस एक्सरसाइज। ठीक है, तो हम कर सकते हैं। देखो मैंने आपको बताया, एक फर्स्ट स्टेप में हम ये लिख सकते हैं आई हैव ऑलवेज बीन। तो ये सबका अलग अलग हो सकता है, आपका जिसमें भी आपका कोई स्किल है, आपका कोई पैशन है, आप जो करते हैं तो आप उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपको वो बताना है। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया कि किसी को मान लीजिए राइटिंग बहुत अच्छी लगती है, मतलब राइटिंग लिखना, चाहे पोएम हो गया या स्टोरी टेलिंग हो गया, लिखना बहुत अच्छा लगता है, तो उसके बारे में मैं लिख रही हूँ। I have always been drawn in writing and storytelling from a young age. Putting thoughts into words has felt natural me, whether it was writing diary entries, crafting short stories, or simply describing what I observed around me. Writing is not just a skill. Writing सिर्फ एक skill नहीं है. I practice it. मैं उसकी practice करता या करती हूँ. It is something that brings me genuine joy and a sense of purpose. सेकंड बोला था डिस्क्राइबिंग, स्किल के बारे में आपको डिस्क्राइबिंग करना था। टू नर्चर दिस फैशन आई रेगुलरली राइट शॉर्ट स्टोरीज एंड essay in my free time. I participate in my school creative writing club where we are given weekly prompts to respond to. I also read widely fiction, non-fiction newspapers because I believe reading is the foundation of good writing. Occasionally, I attend writing workshops that help me understand structure, tone and vocabulary better. Okay. नेक्स्ट है स्टेप 3 में आपको पैशन इनटू प्रोफेशन में बताना है। आई बिलीव राइटिंग हैज स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल एज ए प्रोफेशन, करियर इन जर्नलिज्म, कंटेंट क्रिएशन, स्क्रीन राइटिंग, कॉपी राइटिंग, ऑल डिमांड स्टोरी राइटिंग स्किल्स इन टूडेज डिजिटल वर्ल्ड. द एबिलिटी टू communicate clearly and creatively is more valuable than ever. Michael gives me an edges in all fields that are require effective communication. फोर्थ में आपको एग्जाम्पल देना है। लास्ट ईयर आई रोट अ शॉर्ट स्टोरी फॉर अ स्कूल कॉम्पिटिशन एंड वॉन फर्स्ट प्लेस. द एक्सपीरियंस taught me that my words could move people and make them think. It also showed me that with consistent practice I can improve significantly. This has shaped my aspiration of becoming a journalist or an author, someone who informs, inspire and entertain through the power of language. नेक्स्ट है 5 में आपको कंक्लूजन देना है। तो कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं Reflecting on my skill and passionate has helped me understand myself better. I now see that the writing is not just a hobby, it is a calling. This exercise has strengthened my resolve to pursue writing seriously and build a career around it. I am excited about the journey ahead and committed to owning my craft every single day. ठीक है, तो मैंने यहाँ राइटिंग के बारे में बताया कि किसी बच्चे को अगर राइटिंग लिखना बहुत अच्छा लगता हो तो इस बारे में वो इस तरीके से लिख सकता है। आप अपना पैशन किसी चीज़ को बनाते हैं, क्या स्किल है आपके अंदर, आप उसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लर्निंग बियॉन्ड द टेक्स्ट, कुछ सीखना किताबों से अलग। पोएट्री इज प्रैक्टिस इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री एंड ईच रीजन हैज इट्स यूनिक स्टाइल। पोएट्री जो है, पोट बनाने की जो कला है, हमारी कंट्री में अलग अलग रीजन में बनाई जाती है और उनका अलग अलग एक स्टाइल होता है। फाइंड आउट अबाउट द डिफरेंट स्टाइल इंडिजियस पोएट्री ऑफ योर रीजन एंड अदर रीजन ऑफ आवर कंट्री, सम नोटेबल स्टाइल इंक्लूड। तो आपको फाइंड आउट करना है कि हमारी कंट्री या इससे अलग कंट्री रीजन में किस टाइप की पोएट्री, किस टाइप के पोट बनाए जाते हैं, क्या अलग है उनका, क्या यूनिक स्टाइल है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के लिए आपको दे भी रखी है। फर्स्ट आपको दे रखी है खुर्जा पोएट्री फ्रॉम उत्तर प्रदेश। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट वाली, ये खुर्जा पोएट्री कहाँ की है, ये उत्तर प्रदेश की है। ओके, सेकंड है आपकी ब्लू पोएट्री फ्रॉम जयपुर। तो जो सेकंड वाली है ये ब्लू पोएट्री है, ये फेमस जयपुर में की जाती है इस टाइप की। जयपुर कहाँ, राजस्थान में। थर्ड है टेराकोटा फ्रॉम वेस्ट बंगाल। टेराकोटा ये है रेड कलर की होती है। टेराकोटी की जो मिट्टी होती है ना वो लाल ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे इस तरीके की पोएट्री की जाती है। फिर है एंड्रेटा पोएट्री फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, ये है ये वाली, ये भी कुछ ब्लू ब्लू सी दिख रही है ना। उसके बाद है लोंगपाई ब्लैक पोएट्री फ्रॉम मणिपुर, ये है
नहीं, ये तो लास्ट वाली है ब्लैक पोट्री। उससे पहले कारीगरी पोट्री फ्रॉम तमिलनाडु, कारीगरी पोट्री है आपकी ये वाली तमिलनाडु की, ये तमिलनाडु में की जाती है। और लास्ट वन है आपकी लोंग पिक ब्लैक पोट्री फ्रॉम मणिपुर, ये मणिपुर में की जाती है ब्लैक पोट्री। ब्लैक कलर का ही दिख रहे हैं ना इसमें जो पोट्री बर्तन है, इसलिए इसका नाम ब्लैक पोट्री है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। आई थिंक चैप्टर बहुत लेंथी हो गया है, इसमें ये सी में है ये, तो ये हमारे चैप्टर में तो नहीं है। चलिए इसे पढ़ लेते हैं। तो ये इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो एक अलग से वीडियो बना देंगे, अभी हम यहीं तक कर लेते हैं। चैप्टर काफ़ी लेंथी हो गया है, तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये वाला हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। जो आपके फाइनल जो क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ तक। ओके, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर लीजिए। एंड थैंक यू।